हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग एक ऐसे यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसे आप खोलते तो वो बुक खोलते ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, एक्ने वल्गैरिस, सोरियासिस, अजीब अजीब सा डिजीज कंडीशन इंपॉर्टेंट है नहीं है, पढ़ना चाहिए छोड़ना चाहिए, बहुत हार्ड है, ऐसा हम लोगों को फील होता है। बट ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये आज के बाद ये चैप्टर गारंटी है कि आपका भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सोचा है कि इंटीगुमेंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल गलत आपने सोचा है, क्योंकि इसमें एक्ने वल्गैरिस हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया, ऐसे ऐसे टर्म्स है कि अगर आ जाए तो आप चाह के भी नहीं लिख सकते अगर आपने समझा नहीं है तो सिर्फ आपको बस देखना है कि इसमें कौन कौन सा डिजीज कंडीशन है, इसमें होते क्या है। नॉर्मल अगर आप एनाटॉमी समझ लेते हो स्किन का, इसके बाद डिजीज कंडीशन समझोगे तो यह चैप्टर भी आपको आसान लगने लगेगा। ये यूनिट 9 है जिसमें देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इससे पहले यूनिट 8 तक जो लोग चैनल पर नए उनके लिए बताना चाहूँगी, पूरा डिस्कस है अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। सो अगर आप आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हो, एग्जाम में अभी सबको पता है पास करने के लिए जब से हमारा न्यू सिलेबस आया है उसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारा सिलेबस क्या है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग पूरा डिस्कस करते हुए आए हैं, आज हम लोग इसे देख लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। माइक्रोबायोलॉजी भी पूरा खत्म है, आप जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट कर। यूनिट में डिजीज कंडीशन में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो भी हमें यही पॉइंट आगे डिस्कस करना है। ये जो है टॉपिक हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेंगे, इसलिए भी क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेम में भी इसे बहुत कम पढ़े हुए रहते हैं। मतलब हमें ये टर्म्स थोड़ा हार्ड लगते हैं या फिर लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे क्वेश्चन ऐसे भी फर्स्ट सेम में नहीं आता। बट डिजीज कंडीशन वाले की कंडीशन अगर हम लोग देखें यूनिवर्सिटी का, तो इसमें जो भी टर्म सोरियासिस से सब आता है, तो उन सब को समझने के लिए आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख ले। जो भी सेल्स हैं, जो भी इसके लेयर होते हैं, वो चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे चैप्टर आगे हमें आसान रहेगा समझने में। अगर आप ये स्किन का देखो, मतलब एक कट करके कुछ पार्ट को हम लोग देखें कि इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो अभी तक आपने 3 स्किन का लेयर आपने पढ़ा होगा। बेसिकली 2 हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखना चाहिए। 3 पहला तो है एपिडर्मिस, डर्मिस, और थर्ड आता है हमारा हाइपोडर्मिस जिसे बोलते हैं। हालांकि ये लेयर में नहीं, इसमें जो है वो सबक्यूटेनियस ये टिश्यू इसे बोला जाता है। बुक में देखोगे तो इसमें जो है वो फैट एक्यूमुलेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी में ये ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है तो पर्सन जो है वो ज़्यादा ओबेस दिखता है। ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, आज हम लोग स्किन का देख रहे हैं तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस, सेकेंड लेयर है हमारा डर्मिस। इसमें कुछ नर्व्स होते हैं जो कि हम लोग किसी चीज़ को अगर जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करें तो हमें फील होता है कि हाँ सेंसेशन जाता है हमारे ब्रेन को, तो वहाँ पे कोई तो नर्व होंगे, तो यहाँ पे नर्व्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लड को सप्लाई करने के लिए। इसके बाद स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट को सिक्रीट करता है। स्वेट पोर होते हैं जो कि स्किन पे, इससे जो भी एक्सक्रीट है वेस्ट प्रोडक्ट है इसके थ्रू बॉडी के बाहर आते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हेयर वाला, जो कि ये साफ्ट ऊपर की ओर जो आप देख रहे हो, ये जो जहाँ ये फॉलिकल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप एक्ने वल्गारिस देखोगे तो वहाँ पे समझने के लिए ये है हेयर फॉलिकल, जिससे कि हेयर जो ऊपर टनल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड होता है जिससे सीबम प्रोड्यूस होता है। यही सीबम जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे, या फिर ये जो हेयर फॉलिकल्स है, ये जो टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो मतलब ब्लॉक हो जाए तो फिर एक्ने वल्गैरिस जो भी कील मुहां से जो आप नॉर्मल परेशान रहते हो वो सब देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमी जानना, तभी आप वो वाले जो टॉपिक है समझ पाओगे। तो इतना था नॉर्मल। अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट, जो एपिडर्मिस का लेयर है, एपिडर्मिस के कितने लेयर होते हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन आप अगर समझ लेते हो तो बहुत आसान है। इसके जो 5 लेयर है, बेसिकली इसके 5 लेयर होते हैं। सबसे नीचे वाला शब्द मतलब समझना स्टार्ट करो, इसे हम लोग बेसल, मतलब बेस, सबसे जो बेस बना रहा है उसे बेसल, और सब में पहले स्ट्रेटम जोड़ देना है, तो स्ट्रेटम बेसल लेयर है। स्टेम सेल मतलब ये जर्मिनेटिव, जर्मिनेटिव आप किसको बोलते हो कि एक जैसे जर्म सेल में इसकी एक जो है वो सबको बनाए, तो ये ही जो है वो आगे सारे सेल्स को बनाता है। उस तरह से फिर ले जो भी इसके और जो लेयर है वो बनता है। सेकंड आता है स्ट्रेटम स्पिनोसम। ये अगर आप सेल्स को इसके देखोगे तो ये थोड़ा सा स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे में जो है इस तरह से ये जुड़े रहते हैं। ये स्पिनोसम पोजेस सम स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन कनेक्टेड
टू ईच अदर, एक दूसरे से इस तरह से ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जुड़े रहते हैं। थर्ड हमारा लेयर आता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, जो कि ये इसमें इसी तरह से स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे सिर्फ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वो अलग हो जाता है। यहाँ पे क्रिएटिन मतलब ये प्रिकर्सर यहाँ पे कुछ पाए जाते हैं, जो कि क्रिएटिन का प्रिकर्सर इसे बोला जाता है। क्रिएटिन प्रोटीन है स्किन का। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटम, आप पहले जोड़ दो, सब में स्ट्रैटम जोड़ते जाना है। और ये ल्यूसिडम जो है ये वाला लेयर को बोला जाता है। ये सम जगह पे प्रेजेंट होता है, कई जगह पे नहीं होता है। बेसिकली जो थिक लेयर है, जैसे हमारा पाम हो गया, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिख रहा है जो अंदर की ओर, ये कोई मतलब फैट वाली स्ट्रक्चर नहीं है, हमें लगता है ऐसा, बट ये जो है इसे ये ल्यूसिडम वाला स्किन का लेयर है। तो पाम और ये जो सोल है हमारा, वहाँ पे ही ये पाया जाएगा लेयर। अदर जो जैसे मैं यहाँ बोलूँ तो ये स्ट्रैटम ल्यूसिडम नहीं रहता है। फर्स्ट जो ये इधर से आप चलो तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम बोला जाता है। इसे कैसे याद रखें, तो इसमें डेड किरेटिनोसाइट रहते हैं, जिससे हम लोग कॉर्नियोसाइट बोलते हैं, इसीलिए इसे कॉर्नियम बोला जाता है। किरेटिन जो किरेटिनोसाइट है ये सेल है और इस सब में रहता है, बट जो ऊपर वाली लेयर है यहाँ पे डेड रहता है, वो झड़ जाता है। तो ये मतलब इस वही किरेटिनोसाइट को हम लोग कॉर्नियोसाइट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम स्ट्रैटम कॉर्नियम है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रख के याद करोगे तो सबसे नीचे वाला लेयर जो कि बेसल, क्योंकि बेस में है, इसे हम लोग जर्मिनेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल मतलब इसी से सारा सेल से बनाने का काम करता है। इसके बाद स्पाइक लाइक सेकेंड स्ट्रक्चर था, जिसे हम लोग स्ट्रैटम स्पिनोसम बोले। इसके ऊपर जो था वो उस वैसा ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे ग्रैनुलोसम। इसके बाद जो पाम सोल में पाया जाता है उसे ल्यूसिडम, और सबसे ऊपर क्योंकि यहाँ केराटिनोसाइट जो है वो डेड रहता है, इसलिए इसे कॉर्नियोसाइट बोलते हैं, तो वो है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर याद रख लेना, आगे आपको काम देगा। डर्मिस लेयर चलते हैं, हमें सिर्फ रिव्यू करना है अभी। मेनली कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। ब्लड वेसल्स नर्व एंडिंग यहाँ पे ही रहते हैं, जो हम लोग वहाँ पे देखें कि ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व एंडिंग बेसिकली जो मेजनर कॉप्सल विच आर सेंसिटिव टू टच करने से जो हमें पता चलता है। हेयर फॉलिकल्स एंड जो ही मैक्रोफेजेज आल्सो प्रेजेंट डर्मिस लेयर में, सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बस आप याद रखें। ये रिव्यू देखने के बाद अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ये आप देखो, ऐसे इंटीग्यूमेंट्री जब भी आता है तो उसमें सिर्फ स्किन ही नहीं होता, नेल होते हैं, हेयर होता है, मतलब स्किन, नेल, हेयर, इस सब के बारे में जहाँ आप स्टडी करते हो उसी को हम लोग इंटीग्यूमेंट्री बोलते हैं। तो हमें सिर्फ ये रिव्यू करना था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, जो कि मैं आपको बताई, आगे भी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा। सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम क्या क्या असेस करेंगे, क्योंकि जब भी आप डिजीज कंडीशन पढ़ते हो तो आपका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट और पेशेंट आपको पढ़ना है, मतलब डिजीज कंडीशन तो जान रहे हो, वो जानना ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है। लाइक 15 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप नर्सिंग केयर प्लान ये सब अगर नहीं बनाओगे, अपना रोल अगर अच्छे से नहीं लिखोगे, तो उसमें 7 मार्क्स, अगर डिजीज कंडीशन आपने सही से लिखा है तो 7 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, अगर आपने नर्सिंग वाला काम अच्छे से नहीं लिखा तो बहुत सारे लोग जो है इसे, बहुत सारे स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं कि ये तो हमारे काम का नहीं है क्या, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको आइडिया लग पाता है कि कैसे क्वेश्चन को लिखना। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इंटीग्यूमेंट्री हालांकि आसान है, उसे हम लोग देख लेते हैं। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँगी, ये है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का आईएनसी वाला सिलेबस। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पास करने तक के लिए। अभी 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालाइज करके देख सकते हो, क्वेश्चन हमारे इसी सिलेबस से आते हैं, सो इससे क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है। इन सब का नोट्स या फिर 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से देखोगे, उसके लिए कहाँ से मैं बता रही हूँ, ये व्हाट्सएप पे है। जितने भी टॉपिक है सबका नोट्स होगा, जितने भी आईएनसी का टॉपिक है। साथ ही साथ एग्जाम टाइम पे बहुत घबराहट हो जाती है, पढ़ लेने के बाद भी लगता है क्या पढ़े, तो वो 10 साल के क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिस्ट है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ताकि आप एक दो प्रैक्टिस कर सको। बहुत लोग को टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो वो सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप पे PDF के थ्रू मिल जाएगा। वो पेड है बट अफोर्डेबल है और यूनिवर्सिटी के लिए ही है। आप चाहे आपके पास कितना भी कम टाइम बचा हो, एक बार बस उसे ओवरव्यू कर सकते हो। जो टॉपिक ना समझ में आए वो लेक्चर वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बेसिकली बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब जाके चेकआउट कर सकते हो, नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे सीधा PDF पे पहुंच सकते हो।
ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग असेसमेंट। इंटीग्यूमेंट्री असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट एज इट गिव क्लियर सेंस पेशेंट हेल्थ। जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आप क्या देखते हो, उसका स्किन कैसा दिख रहा है, बहुत सारे डिजीज कंडीशन के बारे में पहले ही हमें एविडेंस दे देता है। लाइक अगर एनीमिया की कंडीशन हो तो पिल कलर दिखना, जॉन्डिस की कंडीशन में येलो दिखना, तो बहुत सारे जो है वो हमें इससे इंफॉर्मेशन हम लोग पेशेंट के बारे में पता कर पाते हैं। जब हम लोग पता करते हैं देख के किन्हीं को, मतलब पहले तो हम लोग ऐसे ही इंस्पेक्शन करते हैं जो भी हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसी पे सस्पेक्ट होने के बाद, उसी के बाद हम लोग उसे कंफर्म करने के लिए फिर हम लोग उसका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह है वो सब डॉक्टर भी यही करते हैं, फिर टेस्ट के लिए भेजते हैं कि हाँ वो सही में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक जैसे देखते हैं, तो उसे कंफर्म करने के लिए फिर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में जो मेन ब्लड टेस्ट है, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट, ये सब सब करवाया जाता है। सो हेल्थ हिस्ट्री देख लेते हैं कि हम लोग जब भी असेस करेंगे तो हम लोगों का काम है कि हिस्ट्री लेते हैं। तो जो आप नर्सिंग केयर प्लान में पढ़ते आ रहे हो वही सारी चीज़ें कि प्रेजेंट इलनेस में जैसे पेन, ब्लिस्टर, रैसेस। पेन बहुत होता है तो वो कैसा क्वालिटी है, या फिर रैसेस भी बहुत टाइप के बनते हैं, कोई बड़ा, कभी कभी ब्लिस्टर जो है वो रप्चर हो जाते हैं, उसके सिवियरिटी कैसा है। अगर पेन हो रहा है तो टाइम कितने टाइम तक होता है, दिन में वो कितने 4-5 बार आपको ऐसा फ्रीक्वेंसी के साथ पेन हो रहा है, आप किस चीज़ से वो रिलीफ हो जाता है, हीट कोल्ड, मतलब कुछ आप वहाँ पे रखते हो तो वो आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब इफेक्ट इन एक्टिविटी के टाइम पे कैसा रहता है, ये आपको पूछना है प्रेजेंट इलनेस के बारे में, या फिर वो खुद भी बताएगा। प्रेजेंट वाली चीज़ें वो खुद भी शिकायत के रूप में जो सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं वो देता है। इसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, तो आप ही पूछोगे कि एनी एलर्जी, आपको कोई मेडिकेशन से, फूड से, इन्वायरमेंटल कोई भी है, क्योंकि एलर्जी कंडीशन बहुत सारे, जैसे डर्माटाइटिस आप पढ़ोगे तो डस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, किसी को सॉप से रहती है, किसी को जो किचन का मसाला है उससे रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपको पूछना है। इम्यूनाइजेशन हो रखी है उनका, ये इम्यूनाइजेशन पूछना होता है। ट्रॉमा, सर्जरी, एनी टॉपिकल क्रीम आप कौन सा यूज़ कर रहे हो जो कि आपको सेट वेट नहीं करे, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन दिख रही है। स्किन कोई इन्फेक्शन है, ये आपको पहले था कि नहीं था, आप कौन सा यूज़ करते हो, पूरा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ले लेना है। फैमिली हिस्ट्री आप पूछोगे रिलेटेड टू सोरियासिस, एलर्जी, कंडीशन क्या है हम लोग आगे देखेंगे। डर्मेटाइटिस, स्किन कैंसर आपके फैमिली में थी या नहीं थी, अगर है तो वो फिर जीन के थ्रू या फिर फैमिली से हेरिडिटरी भी आने की चांसेस रहती है, तो आपको पूछना है। सोशल पर्सनल हिस्ट्री में आप क्या लोगे, वही सारी चीज़ें। पर्सनल हाइजीन कैसा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे डिजीज कंडीशन, एलर्जी वाली कंडीशन पढ़ोगे, कई लोग हाइजीन सही से मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है, तो ये सब आपको पूछना है। कहीं पे वो रिसेंट ट्रैवल किए जिसकी वजह से, डस्ट की वजह से, या फिर वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का वाटर पिए सही नहीं था जिसकी वजह से स्किन का एलर्जी देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफ क्लॉथ का उनका क्या रहता है, वो एक्सचेंज कब करते हैं, कैसे करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनका मतलब वो जो है वो गंदा रहता है। कोई स्विमिंग पूल, बहुत ये स्किन की एलर्जी के लिए, ये जो स्विमिंग पूल है इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, तो ये सब भी आपको पूछना है, उनके पर्सनल के बारे में जानना है कि आप कैसा हैबिट है या क्या। एक्सपोजर, सन, बहुत ज़्यादा अगर सन से एक्सपोजर है तो सबको पता है कि ये स्किन कैंसर होने का चांसेस रहता है, तो वो सब आपको पूछते रहना है। या फिर स्किन से एकदम ही नहीं एक्सपोजर हो रहा तो फिर विटामिन डी सबका डिफिशियंसी ये सब हो सकता है, तो ये सब भी पूछना रहता है। न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, स्किन फोल्ड, ये सब आप देखोगे। टैटू बनवा रखा है, क्योंकि टैटू से भी कई लोगों को एलर्जी की कंडीशन हो जाती है, तो ये आप पूछोगे। ये तो नॉर्मल हमें सबको पता है कि हिस्ट्री हम लोग ऐसे ही लेते हैं। प्रेजेंट क्या है कि अभी डिजीज कंडीशन पेन सब हो रही है तो कितना सीवियरिटी से हो रही है, कोई पेस्ट्यूल सब बन रखा है, रैसेस हो रखी है, सब पूछोगे। मेडिकल में क्या कभी सर्जरी हो रखी थी, कोई और इन्फेक्शन है। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, या फिर दिमाग क्या लगाना होता है कि आप कौन सा सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, टॉपिकल क्रीम यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप मार्क करोगे, ताकि पता चले कि हाँ ये इंटीग्यूमेंट्री से मिलता जुलता है, स्किन से मिलता जुलता है, कि इसमें कोई क्रीम लगाएगा तो स्किन पे ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके बाद वही फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल इसमें लेना है। अब हम लोग सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन अरेंज इक्विपमेंट, इसमें जो है वो कई बार इन्फेक्शियस कंडीशन, माइक्रोबायोलॉजी जो लोग पढ़े उनको पता है कि जब भी हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस ये सब ऑरियस ये सब पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि इम्पेटिगो जैसी कंडीशन या फिर वो इन्फेक्शन से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हो तो स्किन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्लव्स रखो, अच्छे से देखने के लिए पेन लाइट, मतलब ग्लव्स रखोगे तो आप इन्फेक्शन से बचोगे, तो ये सब इक्विपमेंट अरेंज करके ही देखना है। अब कंडीशन आप ऑब्जर्व करोगे क्या, साइनोसिस हो गया, जो कि अगर अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है तो
देखने को मिलता है, जो भी नीले जो भी एक्सट्रीमिटी है वो सब। पेलर पेलनेस जो कि एनीमिया के शो करेगा। जॉन्डिस ये सब है वो येलो देखने को आपको मिलेगा। इकाइमोसिस जो कि एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ये आप नहीं जानते हो तो ब्लड डिसऑर्डर ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे आप देख लेना। ये जब भी बेसिकली सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, जब ये 10 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, उसका जो है वो नाम चेंज होते जाता है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये ब्राउन जो कि कॉर्टिसोल डिफिशियंसी या फिर इंक्रीज मेलानिन की वजह से ही हमें जो कलर मिलता है वो आप देख के पता कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो आप और चीज़ें जैसे डिस्कस करोगे कि मतलब ऑब्जर्व करोगे हेयर, क्योंकि इंट्यूमेंट्री में हमें पता है स्किन का पढ़ते हैं, हेयर का पढ़ते हैं, नील का पढ़ते हैं। तो हेयर में आप क्या देखोगे, मतलब स्काल्प पे ये हेयर का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर और बॉडी पार्ट में ये आपको मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देगा। लाइक ये लड़कियां जो है वो बियर्ड मतलब ऐसे नॉर्मल है, बट अगर वो बियर्ड हो रखी है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस सब बताती है। एलोपेशिया ये क्या कंडीशन है, हमें पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूरा जो हेयर लॉस की जो कंडीशन है। हिर्सुटिज्म एक्सेसिव हेयर का आना, ब्रिटल हेयर, ड्राई हेयर, स्काल्प इन्फेक्शन, ये सब आप हेयर में भी असेस करोगे। डिजीज कंडीशन की कंडीशन में ये सब शो होता है, एबनॉर्मलिटी ये सब आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद नेल आप असेस करोगे तो ऐसे शेप देखे तो स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पे आप देखो नेल को, थोड़ा सा आपको इस तरह का आपको ये दिख रहा है। कलर जो है वो पिंक रहता है, सरफेस जो है वो स्मूथ एंड थोड़ा हार्ड ये होना चाहिए। एज अगर आप किनारा देखोगे तो ये राउंडेड शेप में आता है, और ये क्यूटिकल क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्मूथ एंड अनब्रोकन होना चाहिए। कई बार ये ब्रॉक मतलब फटा फटा सा रहता है, जो कि माल न्यूट्रिशन सब कंडीशन को शो करता है। तो ये सब हमें असेस करना है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आपको पता होगा। तभी डिजीज कंडीशन वाले लोग एबनॉर्मल आए तो उनमें क्या क्या आप देखोगे कि अगर ब्रिटल आपको दिख रहा है तो वो माल न्यूट्रिशन को शो करता है। येलो आपको ये नेल दिख रहा है मीन्स कि ये एनीमिया की कंडीशन को शो करेगा। फिर जॉन्डिस सब की कंडीशन को। क्लबिंग ये ऐसे सोरियासिस की कंडीशन। अच्छा, क्लबिंग होता क्या है? क्लबिंग की कंडीशन जो है वो ये नेल जो है वो चौड़ा हो जाते हैं। तो ये सोरियासिस एंड जो भी कार्डियक डिजीज है, कार्डियक जब पढ़े थे वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये सब आपको एबनॉर्मलिटी ये देखने को मिलेगा कि इस कंडीशन से एबनॉर्मलिटी हो रखी है। इसके बाद हम लोग जैसे ऑब्जर्व कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन में पाल्पेशन करते हैं, तो पाल्पेट आप क्या करोगे, पाल्पेट में ये पाल्पेट विद अ ग्लव्ड हैंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन वाली को भी ना इन्फेक्शन ये आ जाए, ये सबसे ये आपको देखना है। हमारा नर्स का पहला काम होता है कि खुद को बचाएं और भी इन्फेक्शन दूसरे में ना फैले। तो ये ग्लव हैंड आपको रहना है। आइडेंटिफाई फॉलोइंग सिम्टम कैरेक्टराइज। टर्गर आप देख सकते हो, टू चेक इलास्टिसिटी पिक अप स्किन फोल्ड जो है उसको टर्गर कैसे हम लोग चेक करते हैं, ऊपर की ओर मतलब वो खींचना रहता है। एंड फोल्ड शुड रिटर्न टू सेम शेप। अगर नहीं आया मतलब ये सही, देखो आप खींचते हो, अगर वो कंडीशन सही है तो वो नॉर्मल तुरंत ही आ जाएगा। बट ये डिहाइड्रेटेड पेशेंट जो है वो इलास्टिसिटी उसकी लॉस हो जाती है, तो वो आपको टारगेट से पता चलेगा। टेम्परेचर तो देख सकते हो हम लोग पाल्पेट करके ही, टच करके ही ये टेम्परेचर को पता कर सकते हैं, ज़्यादा कम है। कैपिलरी रिफिल इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ये पढ़ लेते हैं। प्रेस द नेल अंटिल टिल गेट पेल देन रिलीज इट एंड नोट द टाइम ऑफ रिटर्न पिंक कलर। ये हमारा नेल पिंक है, इसको मैंने ये इस तरह से रखा है, तो जब भी ब्लड नहीं आएगा तो ये पेल कलर हो जाएगी। जब इसको मैं छोड़ रही हूँ तो ये 3 सेकेंड में पूरा ये फिर से पिंक हो जाना चाहिए। बट अगर नहीं हो रहा है तो एडिमा की कंडीशन में ऐसा होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखी है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देगा ये पाल्पेशन कैपिलरी रिफिल्स। मासे से सब देख सकते हो, जैसे कि हम पाल्पेट करने से ही कोई मास ऐसा बन रखा है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग, लीजन, ये सब आप पाल्पेट करके पता करोगे। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ग्लव हैंड रहना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से आप बच। फर्स्ट डिजीज कंडीशन हमें पढ़ना है इन्फेक्शन, इसके बाद इन्फेस्टेशन, तब डर्माटाइटिस पढ़ना है। देखो ये बात है, आपने देखा होगा कि इंट्यूगोमेट्री में मतलब ऐसा बोल देते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो कुछ टॉपिक इसमें सच में कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट कुछ टॉपिक आता है। सो जैसे आता है हम लोग टाइम देखते हुए सारी चीज़ को वैसे ही करेंगे। जो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग ओवरव्यू कर लेंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पैथोफिजियोलॉजी या फिर जितना भी चीज़ है, जितने टाइप है, लाइक अ डर्माटाइटिस हमेशा क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि आप सेट मारोगे मतलब कॉम्पिटेटिव में भी हमेशा ये क्वेश्चन इससे आता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्किन इन्फेक्शन सबसे पहले देखते हैं। स्किन इन्फेक्शन आर
इन्फेक्शन ऑफ अ स्किन, दे आर कॉज बाय वाइड वेराइटी ऑफ जर्म। इन्फेक्शन का मतलब ही आप क्या समझते हो कि मतलब ये कोई भी जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बहुत टाइप के इसी मतलब किसी जर्म माइक्रोब्स के वजह से स्किन पे सिम्टम जैसे कि स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस, ये सब की कंडीशन को देखना। तो वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। बैक्टीरिया की वजह से अगर हुआ तो उसे बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन बोलेंगे, वायरल की वजह से हुआ तो वायरल स्किन इन्फेक्शन बोलेंगे, और फंगस की वजह से हुआ तो उसे फंगल स्किन इन्फेक्शन बोलेंगे। बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग बार बार डिस्कस करके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जो लोग नहीं देखे हो आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। हम लोग पूरा इसे डिस्कस किए हैं। इम्पैटिगो पहला आता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में हम लोग देखे थे इसको। इसके बाद फॉलिकुलाइटिस फॉर्निकल्स, इसके बाद आता है हमारा लास्ट ये कार्बनकल्स अब्सेस, मतलब ये बेसिकली इसमें अब्सेस का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम लोग ये कंडीशन जो है मतलब बैक्टीरिया की वजह से पस सब का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक अब्सेस हम लोग किसे बोलते हैं, पस जिसमें फिल्ड हो। तो ये कंडीशन सब इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले ही मैं बताई हूँ, ना ही ये क्वेश्चन पूछता है। फिर भी कभी पूछ ना दे तो जितना कंटेंट चाहिए उतना हम लोग देख लेंगे। ये बैक्टीरियल में आपको 3 याद रखना है, डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वायरल स्किन इन्फेक्शन जो कि वायरस की वजह से होगा, जिसमें हर्पी जोस्टर आता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक हर्पी सिम्प्लेक्स आता है, ये कॉज बाय बस इसके बारे में जान लेते हैं। कॉज बाय herpes simplex वायरस एंड कैरेक्टराइज बाय कोल्ड सोर्स अराउंड माउथ या फिर फेस या फिर जेनाइटल के पास, इसके वजह से जो है वो देखने को मिलता है सोर की कंडीशन। फंगल इन्फेक्शन देखते हैं जिसमें कि टेनिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉलिकुलाइटिस ये फॉर्निकल्स क्या है, इसमें जो है वो फ्यूरिनकल्स आर ऑल्सो नोन एज बॉयल्स, और ये टर्म से ही बस आपको समझ में आना चाहिए था कि इसमें आ जाना चाहिए कि इसमें बॉयल्स बन जाएंगे ऊपर की ओर, ये बॉयल्स की तरह कंडीशन होगा। सुपरफिशियल एंड डिप बैक्टीरियल इन्फेक्शन हेयर फॉलिकल, ये बेसिकली जो हेयर फॉलिकल में आप याद करो एनाटॉमी, यहाँ हम लोग डिस्कस किए थे। ये जो आपका हेयर फॉलिकल क्या है, जो टनल है जिससे ये हेयर जा रहे हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये बॉयल्स की तरह ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कार्बुनकल्स, जो कि अब्सेस की कंडीशन आएगी। क्लस्टर ऑफ बॉयल्स इसमें रहेंगे कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि स्टेफाइलोकोकस, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कभी से क्वेश्चन नहीं आता है, और इसे ना भी ध्यान दोगे चलेगा, बट हम लोग देख लिए कि इसमें होता क्या है। ये इन्फेक्शन की कंडीशन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से जो अलग अलग कंडीशन, जो इसमें बॉयल्स दिख रहे हैं, इसमें एब्सेस दिख रहे हैं, वो बस आप ध्यान रख लेना किसकी वजह से। हम लोग एक एक डिस्कस किए तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो कंपेरिजन चार्ट फॉर्म में मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। सबसे पहले इम्पिटिगो देखते हैं, जो कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉज बाय, और देखिए बैक्टीरियल, ये वायरस और ये फंगस, तीनों को हम लोग इन्फेक्शन एक ही बार में सारा का देख लेंगे कंपैरिजन फॉर्म में। एग्जाम में आए तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं, आप एक एक करके लिखोगे, बट क्योंकि हमारा टाइम बचेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। सो डेफिनेशन सबसे पहले तीनों का देख लेते हैं। इम्पेटिगो क्या है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन कॉज बाय ऑर्गेनिज्म एंटरिंग थ्रू इरिटेट एंड इन्फ्लाम टिश्यू, इरिटेटेड इन्फ्लाम टिश्यू की वजह से वो इंटर कर जाता है, और फिर जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है और कैसा इसमें ये स्ट्रक्चर होता है, एक टाइप्स में हमें पता चल जाएगा। पहले इन लोग का भी देख जोस्टर, इसका सेकेंड नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है, सिंगल्स, जो कि हार्पी जोस्टर, इसे सिंगल्स और वेरिसेला जोस्टर क्योंकि इसी वायरस की वजह से होता है। क्या है, इज इन्फ्लामेशन कॉज बाय डीएनए वायरस, इसको हम लोग पढ़े हैं माइक्रोबायोलॉजी में भी, डीएनए वायरस की वजह से होता है। एंड रिजल्ट वैस्कुलर इरप्शन, पेनफुल ब्लिस्टर जो है, स्किन रैशेस जो है वो स्किन पे देखने को हमें मिलती है। इसमें टीनिया हम लोग देखें तो ये डर्मेटोफाइट की वजह से फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन विच इन्वॉल्व ओवर ग्रोथ, आगे ग्रोथ होते रहता है, और इसके बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली टाइप सब हम लोग देखते हैं, और जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा इसमें क्या डिफरेंस है आपको पूरा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अगर हम लोग इम्पेटिगो का टाइप्स देखें तो इसमें एक बुलश होता है, नॉन बुलश होता है, और एक थाइमा इम्पेटिगो होता है। इसमें जो है वो ये कॉज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर दैट आर पेनलेस, इसमें पेन नहीं होती है, इसमें बुलश का फॉर्मेशन रहता है। ये इसमें जो है वो
कोई भी जैसे उठा हुआ स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलेगा। कंडीशन कॉजिंग शो डेट बर्स्ट लिविंग एंड येलो, जब भी कोई चीज़ जो अगर बर्स्ट कर जाती है, आप इन्फेक्शन नॉर्मल भी देखोगे, फिर नॉर्मल आपको देखने को मिला होगा कि ये येलोइस कलर वहाँ पे शो होती है। तो क्योंकि इसमें बुलस बना नहीं तो इसलिए इसे नॉन बुलस बोलते हैं। एक आता है एक थाइमा, जो कि अल्सर का फॉर्मेशन रहना, इसमें क्योंकि फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बन रहा है तो इसीलिए इसे बुलस जैसे स्ट्रक्चर है ये बोल रहे हैं। इसमें ये येलोइस और इसमें जो है वो अल्सर हो रखी होती है। ये सारा इम्पेटिगो कंडीशन है। किसकी वजह से होता है, याद करो आप माइक्रोबायोलॉजी जो लोग पढ़े, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में हम लोग पढ़े थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, तो उसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमन है। और भी बैक्टीरिया होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इसी की वजह से देखने को मिलता है। और नेक्स्ट ईटियोलॉजी है फिजिकल कांटेक्ट की, मतलब आप अगर किसी से जिनको हो रखा है उससे अगर फिजिकल कांटेक्ट करते हो तो वो डायरेक्ट जो है वो इन्फेक्शन की कंडीशन है, आपको भी ये फैल जाएगा। तो ऐसे जो पेशेंट है उनमें सो ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी एक नर्स भी एग्जामिन करे तो वो अच्छे से ग्लव हैंड होना चाहिए ताकि उनको भी इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट, इसका कोई टाइप्स नहीं होता। अगर इसका कॉज देखें तो हम लोग देखें कि इसे वेरिशेला जोस्टर भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये कौन सा वायरस, जो कि डीएनए वायरस है, इसका नाम क्या है, वेरिशेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टीनिया कैप्टिस, बस नाम आप याद रख लो, जो कि स्काल्प रिंगवर्म इन्वॉल्विंग बोथ स्किन एंड हेयर, वहाँ जो स्काल्प का है वो उसे इन्वॉल्व करके रखता है। टीनिया कॉर्पटिस है, जो कि सुपरफिशियल आर्म एंड लेग में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसकी कॉजेज़ की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट वाला ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है। टर्म हार्ड है, याद ही करना पड़ेगा, बट ये पूछता भी उतना नहीं है, ये रियलिटी भी है। तो आप देख लेना एक बार, ओवरव्यू एग्जाम से पहले कर लेना। सो एटलीस्ट नाम याद रखें। थर्ड आता है टीनिया क्रूसिस, जो कि फोमाइट की वजह से ये ट्रांसमिट होता है, रेस्पिरेटरी फंगस की वजह से ही होता है। टीनिया पेडिस अगर देखें तो ये अफेक्ट स्किन और जो हमारा फीट है, जहाँ ज़्यादातर वहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ये भी फंगस, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है उसी की वजह से देखने को मिलता है। टीनिया ऑनग्यूम, जो कि फंगल इन्फेक्शन नेल और टो का है, ये जो है वो उसका स्ट्रक्चर हमारा नेल और टो का जो है अजीब सा देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर जो है अब नॉर्मल हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा आप याद रख लेना। इसमें सब ऐसे हम लोग देखें कि फंगस की वजह से हो रहा है। कौन सा फंगस की वजह से हो रहा है, समटाइम आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कैप्टिस के बारे में, तो माइक्रोस्कोप इफेक्ट ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है। इसको आप ध्यान रख लीजिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तीनों का हम लोग देख लेते हैं। लीजन स्टार्ट अकरिंग एज स्मॉल रेड मैक्यूल्स बिकम थीन वॉल वैस्कल और गेट रप्चर। हम लोग इसमें बेसिकली 3 टाइप देखे हैं, तीनों का अलग अलग मैनिफेस्टेशन होता है, बट इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें लीजन बनेंगे, मैक्यूल्स बनेगा, उभरा हुआ पार्ट बनेगा। इसमें क्या डिफरेंस है आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रैसेस है वो कितने टाइप के होते हैं, स्क्रीन पे आपको मैं शो कर दूंगी। ये बेसिकली इस तरह से बनेगा और ये रप्चर भी हो सकता है और एलोइस दिखने लगता है। ईचिंग एंड डिस्कम्फर्ट इसमें कॉमन साइन है कि जिनके में भी ये कंडीशन रहेगी वो बहुत ज़्यादा उनको ईचिंग रहेगा। सेकेंड, अगर हम लोग हर्पिस जोस्टर का देखें तो इसमें क्लासिक लीजन बिगिन एज पेप्यूल्स, पहले पेप्यूल्स बनेंगे 1 से 2 डेज एंड ग्रुप वेसिकुलर लीजन जो है, इसके बाद बहुत सारे ग्रुप में वेसिकुलर लीजन जो है वो देखने को मिलेगा। आपको स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगी। हेडेक एंड फीवर, पेन एंड फटिंग रहेगा साइन सिम्टम में, क्योंकि इन्फेक्शन वायरस की वजह से जब भी वायरस इन्फेक्शन हमें होता है तो एक कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग ये देखें तो जो हमारा टीनिया का कंडीशन था, जो कि डर्मेटोफाइट की वजह से हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन है, इसमें इरिथमेटस कंडीशन, मतलब लाल लाल की कंडीशन रहेगा। जब देखो ये क्या टर्म है, इरिथ्रोसाइट आप पढ़ते हो तो जो रेड की कंडीशन रहती है, तो वही इरिथमेटस ब्रिटल हेयर इसमें देखने को मिलती है। स्काल्प को अफेक्ट करे तो स्कैलिंग की, मतलब स्किन जो हटने लगते हैं। नेल प्लेटेड में भी सेपरेटेड फ्रॉम नेल बेड, जो हम लोग जो हमारा 5th टाइप था उसमें हम लोग देखे थे कि अगर नेल को अफेक्ट किया तो वो हट जाता है। नेल बेड जो, उससे वो स्किन ही पूरा हटाना पड़ता है, हट जाता है, ऐसा इन्फेक्शन है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे रटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है, फिर फंगी की वजह से हो रहा है। तो जो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, जो भी माइक्रोस्कोपी एलाइजा ये सब परफॉर्म करके हम लोग इसे पता करेंगे। बैक्टीरियल में ज़्यादातर कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एंटीबायोटिक देना होता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। फंगल के लिए फंगल कल्चर, जो भी आप फंगस का पढ़े हो माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि आपको साथ ही में देना है तो हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ आप देखना चाहते हो तो देख लेना। इसके अलग, मतलब फंगस को कैसे पता किया जाता है, अलग स्ट्राइक प्लेट पे अलग इसके मेथड होते हैं, वो आप देख लेना एक बार। मैनेजमेंट अगर देखें तो टॉपिकल एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो आप क्या दोगे, एंटीबायोटिक थेरेपी। इसमें 1-2 का बस याद कर लेना आप नाम,
सेफपीरोसिन, सेकेंड आता है सिफैलैक्सिन। एक ही बार देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें आप क्या करोगे, नर्सिंग एक दो लिख देना, इसमें से जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू बाथ लिस्ट 1 डेली बैक्टीसाइडल सॉप, इसमें बैक्टीसाइडल सॉप रहेगा। और बहुत लोग जो हैं वो सही से हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उन्हें इंस्ट्रक्ट आपको ही बताना पड़ेगा। और जब वियर ग्लव्स ड्यूरिंग गिविंग केयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फैलता है। तो जब भी केयर दे रहे हो तो ये बार बार इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक आप जब भी कोर्स करते हो या फिर अपने प्रोफेशन में आते हो तो ठीक है, यूनिवर्सिटी तो ठीक ही है, बट मेन जो चीज़ें हैं कि हमें क्या कैसे रहना चाहिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अपने को बचाना हमारा यही पहला ड्यूटी होता है कि इन्फेक्शन दूसरों को ना हो, खुद को ना हो, क्योंकि हम लोग मेडिसिन है, हमेशा होलिस्टिक केयर करते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि कोई भी इंजरी मेरे वजह से ना हो या फिर इन्फेक्शन मेरे वजह से ना फैले, मैं खुद को सही रख सकूँ, ये भी हमारा पहला ड्यूटी होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इनकरेज पेशेंट फॉर मेंटेन गुड हाइजीन, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। इसका अगर हम लोग मैनेजमेंट देखें तो अब वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटीवायरल दोगे, जैसे कि जो भी वीर वाले ड्रग्स है, एक दो आप वेलो, साइक्लोवीर और फैंसी क्लोवीर, आप एक दो याद रख लेना। एनाल्जेसिक दे सकते हो, क्योंकि पेन इसमें जो हम लोग देख रहे थे, नसैट दे सकते हो, फीवर, ये सब जो आ रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, सब में ये हेल्पफुल होगा। असेस द लेवल ऑफ पेन, पेन हो रही, अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, पेन की कंडीशन इसमें ज़्यादा रहती है, तो आप पेन देखते रहोगे। कंफर्ट लेवल पेशेंट का देखना है, जो भी फीवर हो रखी है उसे मेजर करके उसे रिड्यूस करने का कोशिश करना है। इसमें आप ड्रग दोगे बेसिकली, क्योंकि ये इम्यून की वजह से अगर हो रहा है, ज़्यादा अगर रहा तो फिर प्रेस्क्राइब ड्रग भी आप दोगे। इसका देख लेते हैं कि इससे आप कैसे मैनेज करोगे। तो फंगस की वजह से डेनिया हो रहा था तो एंटी फंगल हमें देना होगा। इसमें भी एक दो आप याद रख लेना, क्लोट्रीमाजोल एंड मिकोनाजोल, दो याद रखोगे एंटी फंगल में, अगर एग्जाम में आया तो लिख लेना आप। और नर्सिंग मैनेजमेंट में आप एजुकेट करोगे, जब भी ये ज़्यादातर ना आपको ये डिजीज़ कंडीशन कम्युनिटी वाले एरिया में देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको पहले तो एजुकेट करना है, डिजीज़ क्या है, ट्रीटमेंट आप लीजिए, नहीं तो आगे कॉम्प्लिकेशन ये सब हो सकता है, तो ये पहला रूल हो जाता है आपका। नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्ट पेशेंट मेथड एप्लीकेशन टॉपिकल एंटी फंगल, उन्हें एंटी फंगल टॉपिकल जो स्किन पे अप्लाई सीधा करना होता है, तो कैसे करना है, कब करना है, आप इंस्ट्रक्ट करोगे। सेकेंड आता है, पहला आपने एजुकेट किया पेशेंट को, इसके बाद जो भी टॉपिकल एंटी फंगल है वो कैसे लगाना है, वो मेथड आप बताओगे, कब लगाना है, ये हम ही लोग को बताना होता है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट के फिट ड्राई, फिट में ये जो है वो सब ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो भी टीनिया की कंडीशन है। तो जब फिट वाली कंडीशन ज़्यादा अफेक्टेड आप देख रहे हो तो मॉइस्ट रहने से वो और भी फैलेगा, तो हमें उसे ऐसा इंस्ट्रक्ट करना है, एडवाइस देना है कि अपने फिट को ड्राई रखो आप। इन्फेक्शन जब भी आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब हार्ड इसे नहीं समझना है, जो आपके दिमाग में जो जो कंटेंट आएंगे, इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगी की वजह से हो सकता है, तो जिसकी वजह से हो सकता है बस डिजीज कंडीशन आप नाम याद रख लेना, बाकी एक दो को आप डिफाइन कर दो कि यही डिजीज कंडीशन हमारा इन्फेक्शन में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देख इन्फेस्टेशन, हम लोग स्किन इन्फेस्टेशन लोटस पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे, बहुत अच्छा बुक है, और उसमें क्या कंटेंट है और क्या ये चीज़ें होती है बेसिकली वो ध्यान रख लो आप। स्किन इन्फेस्टेशन अकर व्हेन पैरासाइट लाइक स्कैबिज हो गया और लाइस हो गया, जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस इन्वेड द स्किन कॉज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये स्किन इन्फेस्टेशन की कंडीशन है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइस वाली कंडीशन है और स्कैबिज, ये सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलता है, हम लोग वही दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेडिकुलोसिस लाइस इन्फेस्टेशन को, ये क्या है सबको पता है और नर्सिंग फाउंडेशन में आप अच्छे से डिस्कस करके आए हो। पेडिकुलोसिस इज अ पैरासाइट इन्वेजन बाय पेडिकुलस हुमनस कैपिटिस, ये इसका नेम है साइंटिफिक, और इसे हेड लाइस भी नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। यूजुअली हेयर ऑन हेड, जो कि कहाँ अफेक्ट करता है, हमारे स्काल्प को, हेयर को। एटियोलॉजी अगर देखें तो कैसे हो सकता है, तो बेसिकली ये पैरासाइट पेडिकुलस जो ह्यूमनस कैपिटिस है या फिर हेड लाइस जिसे बोलते हैं, इसके वजह से होता है। बट होगा कैसे, तो नॉर्मली जो इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो कंडीशन आप पढ़े उसी को हम लोग पेडिकुलोसिस बोलते हैं। तो जो पर्सन अफेक्टेड है, बहुत लोग रहते हैं, नॉर्मली भी आपके कॉलेज में एक दो को होगा, तो ये कंडीशन रहती है और उनकी चीज़ों को शेयर करने से ये ज़्यादा फैलता है। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कॉम को आप उसी के कंघी से अपने बालों को भी आप झाड़ रहे हो, हेयर एसेसरी उसका अगर आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो वो
पैरासाइट जो भी हेड लाइस था वो था तो आपके ही भी हेड में आ जाएगा। जहाँ वो सोता है पिलो टॉवल पे आराम से ही रहेगी पैरासाइट, तो आप भी उसको यूज़ करोगे तो आपके भी बालों में चला जाएगा और ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है और इसे हटाना फिर मुश्किल हो जाता है। रिस्क फैक्टर अगर देखें तो ज़्यादातर ऐसे हो सकता है, समटाइम जेनेटिक होता है, फिर लॉन्ग हेयर, बट कई बार ये देखा जाता है कि जो लोग हाइजीन सही से मेंटेन नहीं रखते उनमें ये ज़्यादा रिस्क रहता है होने का, जू की कंडीशन। अब जो लोगों को है नॉर्मली होता है तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैं हाइजीन नहीं रखती हूँ इसकी वजह से, ऐसा कंडीशन नहीं है। कई बार लॉन्ग हेयर या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हो जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। बट अगर आप हाइजीन रेगुलर मेंटेन करोगे, जो भी इसके लिए बेसिकली वो जो कॉम्ब आता है हम लोग आगे देखेंगे मैनेजमेंट में, अगर आप यूज़ करते हो तो ये ठीक भी हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी देखें तो ये नॉर्मल हम लोग देखेंगे कि एजेंट जो कि पेडिकुलोसिस कैपिटिस है, हेड के कांटेक्ट में आया, ट्रांसमिट होकर कैसे भी मतलब ये आ गया, आपने इन्फेक्टेड से कांटेक्ट सब उनकी पिलो को, टॉवेल को, जो भी कॉम था वो यूज किए जिसकी वजह से। डोंट लाइव लॉन्ग आउटसाइड ह्यूमन हेड, तो ये ट्रांसमिशन जब भी मतलब पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है तो किसी के हेड में चला गया तो ठीक है ये ग्रो करेगा, बट अगर नहीं गया, समटाइम अगर ये बाहर रह गया तो 1 से 2 दिन अगर बाहर है तो ये जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसको खाने के लिए ये ब्लड ही फीड करता है। अगर इसे नहीं मिला तो ये बेसिकली मतलब मर जाता है। अगर ये आ गया किसी के हेड में तो एक ग्लेड ऑन अ स्काल्प एंड अटैच 7 to 10 days टू हैच, मतलब उसके बच्चा को बोला जा रहा है कि ये एक जो जू का है वो आएगा, मतलब वो जब भी रिप्रोडक्शन करेगा तो यहाँ पे 7 से 10 days जो है वो हैच अटैच रहते हैं आपके स्काल्प से या फिर बालों से, जो आप जू का बच्चा जो देखे हो। बेबी लाइस हैच जो है वो नीक साइड बोला जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। सो बेबी लाइस हैच 7 से 10 days जो है इसे मैच्योर होने में लगते हैं, मतलब एडल्ट बनने में, और ये जब एडल्ट बन जाता है तो ये स्काल्प से जो है वो ब्लड फीड करता है। तो ये था नॉर्मल सा पैथोफिजियोलॉजी कि अगर वो बाहर आया तो नहीं जिंदा रह पाएगा, अगर हमारे बॉडी में आया तो वो एक आएगा जिसकी वजह से 7 से 10 days बाद वो मेच्योर होके फिर से वो स्काल्प से ये ब्लड फीड करता है। यही तो ये करता है यहाँ पे, और इसके वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, या फिर जिनको जू है वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होगे कि इसमें होता क्या है कि जब आप काम कर रहे हो या फिर आप क्लास में हो, अगर बिजी हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे क्या होता है कि इंटेंस इचिंग होती है। अगर देखो जिसको नहीं है उनको फर्स्ट टाइम अगर ये जू की कंडीशन हो तो वो बहुत ज़्यादा वो इचिंग उनको लगेगा, उनको आदत नहीं है कभी, और जिन लोगों को में हो जाता है वो असिम्प्टोमेटिक जैसा लगता है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आप देखते हो कि जिन लोगों को ये जू की कंडीशन रहती है आप बोलते हो कि ये जिंदा कैसे रह पाती हूँ, उन लोगों को फील ही नहीं हो पाता है, आदत हो जाती है ऐसे। या फिर आप अगर बैठे हो तो टिकलिंग के मतलब कुछ चल रहा है ऐसा फील होता है, जब आप ज़्यादा शांत रहोगे। जो मेडिटेशन करते हैं ऐसे जिनको जो है वो मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे, उनको फील होने लगेगा कि कुछ चल रहा है। इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर ज़्यादा जू है तो। फिर एलर्जिक रिएक्शन, देखो इसमें ईचिंग की कंडीशन जो हम लोग देख रहे हैं, फिर एलर्जी जैसी कंडीशन होती है, वो जो सलाइवा है उसके लाउस की वजह से होता है, या फिर वो हमेशा फीड करता है तो वहाँ पे ये सलाइवा वो आएगा उसका, जिसकी वजह से एलर्जी कंडीशन हमारे बॉडी के लिए रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को ये मिलता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अगर देखो तो नॉर्मल तो आपको पता चल जाएगा, कॉम जो होता है ये फाइन लाइस जो कि नीड्स जो मैं बता रही थी, ये इसी को जू का बच्चा को, तो उसी से पता चल जाएगा। फाइन टूथ जो कॉम अलग से आते हैं। इसके बाद जिन लोगों में बिल्कुल भी पता नहीं चलती है, मैग्नीफाइंग लेंस से वो स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत उनका छोटा होता है तो उसके लिए वो यूज़ करना पड़ता है। मैनेज कैसे करोगे, तो हमें हाइजीन अगर मेंटेन अगर अच्छे से रखता है तो वो अच्छे से केयर आप करते हो, हमेशा कॉम करते हो वो जो फाइन टूथ कॉम है, तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है। सो वॉशिंग द हेयर विथ अ शैम्पू कंटेनिंग लिंडन एंड पायरेथ्रिन कंपाउंड विथ पिप्रोनिल ब्यूटक्साइड। देखो कुछ नहीं, अब जब भी ये सर्च करोगे, अभी भी जिनको जो है जाना एक बार अमेजोन जो भी फ्लिपकार्ट है वहाँ पे सर्च करोगे, वहाँ जो शैम्पू आपको देखने को मिलेगी उसमें ये सब कंटेंट रहता है, क्योंकि ये जू को किल करने का काम करता है। आफ्टर रिंसिंग द हेयर कॉम विथ फाइन टूथ कॉम डिप्ड इन विनेगर एंड रिमूव रिमेनिंग हेयर। जो मतलब बच गया इस सब की वजह से नहीं गया तो फिर आप फाइन टूथ कॉम को विनेगर में डिप करके निकालने से पूरी तरह से ये कंडीशन ठीक हो सकती है। तो ये पेडिकुलोसिस हम लोग सबको पता है और ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्कैबिज।
सर स्कैबिस क्या है? स्कैबिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेस्टेशन ऑफ स्किन बाय ईच माइट, जो कि जिसका नाम है सार्कोटोप्स स्कैबी। बहुत सारे माइट्स होते हैं और ये नॉर्मल नेकेड आई से हमें देखने को ये नहीं मिलता है, माइक्रोस्कोप से हम लोग पता कर पाते हैं। ये करता क्या है, हमारे बॉडी में बेसिकली जाएगा, इसके सलाइवा जो सारी चीज़ें, इसकी वजह से बहुत सारी इचिंग ये सब होती है, आगे हम लोग देखेंगे। इटियोलॉजी अगर देखें तो स्कैबिस डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फेस्टेशन विद ईच माइट कॉल्ड सार्कोटोप्स स्कैबी वर होमिनस, मतलब इसी का इतना बड़ा नाम है, लेकिन नॉर्मल आप याद रख लेना सार्कोटोप्स स्कैबी। इसकी वजह से ये मेन इसका इटियोलॉजी यही इसका कॉजेज है, इसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलता है। या फिर क्लोज फिजिकल कांटेक्ट, जिनको हो रखी है, अगर उसके साथ आपने फिजिकली कांटेक्ट कर लिया तो फिर होने के चांसेस रहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइंस सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। देखो कई लोगों को अभी तक प्रॉब्लम होगा कि साइंस सिम्टम में या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। तो देखो दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हो या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में साइंस सिम्टम ना लिख के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल वर्ड क्या है मतलब जहाँ पे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट जैसी बातें आए तो वहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग अच्छे टर्म में मतलब ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये ईचिंग मोस्ट कॉमन सिम्टम है। इसका सलाइवा, जो भी माइट का सलाइवा है उसका एक्सक्रीट है, जिसकी वजह से ये ईचिंग लीड करता है। सेकेंडरी लीजन कंसिस्ट ऑफ वेसिकल क्रस्ट रेडिश ब्राउन नोड्यूल्स एक्सकोरिएशन, मतलब एक्सक्रूट कर जाता है और नोड्यूल्स देखने को मिलेगा आपको। इंटेंस प्रूराइटस मतलब ईचिंग खुजली बहुत ज़्यादा होगी विथ वर्सन एंड नाइट, और वो भी नाइट की कंडीशन में ये ज़्यादा ही रेंगने लगता है हमारे स्किन में, तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा नाइट के टाइम पे। टीनी ब्लिस्टर डैट लुक लाइक अ पिंपल्स की तरह स्किन पे जो है वो दिखने लगेगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हम लोग देखें तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वो जो भी नोड्यूल्स जो ऊपर की ओर रहेगा वो देखने को मिलेगा, बट ये जो जिसकी वजह से हो रहा है वो आपको बिना माइक्रोस्कोप को नहीं देख पाएंगे आप, तो फिर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से माइट जो है वो पता चल जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, क्योंकि इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है तो एंटी हिस्टामिन देना होगा। टॉपिकल स्टेरॉइड हेल्प टू, जो भी इचिंग की कंडीशन है, इचिंग इसमें सबसे ज़्यादा रहती है तो वो रिलीफ मिल पाएगा। स्कैबिसाइड, स्कैबिक जो है वो उसको मारने का काम करेगा। सच है इसमें याद रख लेना आप इंडैन क्रोटामिटॉन 5% परमेथिन, ये क्यूरेटिव है, जिस अगर ये आप देते हो तभी, जैसे कि ये तो सिम्टोमेटिक की इचिंग हो रही है तो उसको ख़त्म करना है, बट हो किसकी वजह से हो रही है उसे आपको मेन मारना पड़ेगा तभी ये कंडीशन ठीक हो सकती है। आई नो कि अभी तक आपको बोरिंग लगा होगा, वैसे एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। ध्यान रख लेना इन्फेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। इन्फेस्टेशन में हम लोग स्कैबिज और पेडिक्लोसिस के बारे में पढ़े हैं, जो जू की कंडीशन है। इंपॉर्टेंट है इसमें डर्मेटाइटिस, जो कि ये क्वेश्चन आता है, ये इससे मतलब कॉम्पिटेटिव में भी आता है, तो चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डर्मेटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन, मतलब डर्मिस किससे रिलेटेड है, हम लोग लेयर पढ़ के आए तो हमारे स्किन से रिलेटेड है, इसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन। सो इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन कैरेक्टराइज बाय इरिदमा, मतलब रेडनेस की कंडीशन, पेन होना, प्लूराइटिस इचिंग जैसी कंडीशन, इसी को हम लोग डर्मेटाइटिस बोलते हैं। बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक को हम लोग एक्टोपिक एलर्जी या फिर यही एक्जिमा की कंडीशन है। हमारे सिलेबस में एक्जिमा जो है वो अलग से पढ़ना है, तो वो एक ही कंडीशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आप अच्छे से देखिएगा, एक्जिमा भी कई बार एक्जिमा टर्म ही ऐसा है कि मतलब आ जाता है एग्जाम में, तो हम लोग एटॉपिक या फिर एलर्जिक डर्मेटाइटिस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये ज़्यादातर कॉन्टैक्ट करने की वजह से हो, मतलब किसी कॉन्टैक्ट में आ जाने से सडन ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, मतलब सॉफ्ट जो भी एलर्जन है उसके कांटेक्ट में आप सडन आए देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस है हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, पहले समझे कि टॉपिक है क्या। तो इस टॉपिक में पहले आता है टॉपिक या फिर एलर्जिक, इसी को हम लोग एक्जिमा बोलते हैं। इस डर्मेटाइटिस को सबसे पहले पढ़ेंगे। इट इज अ क्रोनिक रिकरेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफन एसोसिएटेड विद अदर, जो कि एक्टॉपिक डिजीज अदर से रिलेटेड है। जैसे कि किसी को अगर ब्रोंकियल अस्थमा हो रखी है, एलर्जिक राइनाइटिस हो रखा है, या फिर जेनेटिक्स ही बहुत ज़्यादा अगर पहले से है, ये क्रोनिकली लंबे समय से अगर किसी को एलर्जन से एलर्जी है तो ये आगे जाके टर्मिस लेयर को भी इन्फ्लाम करेगा, रेडनेस होगी, इचिंग होगा और पेन वहाँ पे देखने को मिलेगा। यह है एटॉपिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन, इसी को हम लोग एक्जिमा ही बोलते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सिलेबस में अलग से पढ़ना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम नहीं पढ़ाई, क्योंकि इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। इटियोलॉजी अगर देखें
तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की होता क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 में, इम्यूनिटी में आप पढ़ते हो, माइक्रोबायोलॉजी में मैं खुद पढ़ा के आई हूँ। इस कंडीशन में हमारे जो हमारे स्किन है उसमें बहुत सारे जो मैनिफेस्टेशन मतलब कि साइन सिम्टम देखने को मिलती है। सो हाइपर सेंसिटिविटी में होता क्या है कि कोई भी एलर्जन आया, हमारे सेंसिटिव इम्यून सिस्टम सेंसिटिव तो है बट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कोई भी एलर्जी आया, ठीक है, आप उस रिस्पॉन्स देना हमारे इम्यून सिस्टम का काम है, बट ज़रूरत से ज़्यादा ही हाइपर हो जाता है। तो मारना था वो एलर्जन को, इम्यून सिस्टम को, अब इतना ज़्यादा एग्जैगरेट हो गया कि साइटोकाइन से सब ज़्यादा रिलीज हो गए, हमारे ही सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी ये लीड करता है फूड एलर्जी। अगर किसी को लंबे समय से फूड एलर्जी है, हो रखी है, तो ये भी जो है वो लीड कर देगा एक्जिमा की कंडीशन, एटॉपिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन। रिस्क फैक्टर देखें, ये तो डायरेक्ट है कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन रही तो स्किन में भी डर्मेटाइटिस सब देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर देखें तो कोल्ड एंड ड्राई ईयर विंटर की कंडीशन में ज़्यादा होने की चांस रहती है। एक्सपोजर टू टू मच वाटर से अगर कोई एक्सपोज कर रहा है तो उनमें देखने को मिलती है। कॉन्टैक्ट विद इरिटेंट एंड केमिकल्स, लंबे समय से अगर वो इरिटेंट के से हो रहे हैं या फिर केमिकल से एक्सपोजर हो रहे हैं तो उनके स्किन में ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। पैथोफिजियोलॉजिस्ट का क्या है कि कोई भी एंटीजन आया, एलर्जन आया, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि राइनाइटिस की कंडीशन है तो हम लोग पढ़ के आए कि किसी बैक्टीरिया सब की वजह से हो रहा है। फिर नॉर्मल एलर्जन जिसको कि अस्थमा ये सब जो कंडीशन होती है, ये लंबे समय से मतलब आया है हमारे बॉडी में, इंक्रीज लेवल ऑफ साइटोकाइन रिलीज, मतलब जब भी कोई एंटीजन आएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इम्यून सेल आएगा और ये इसको मारने की कोशिश करेगा, तो साइटोकाइंस इस कंडीशन में रिलीज होती है। अब इस कंडीशन में जब भी साइटोकाइंस आएंगे तो इन्फ्लामेशन ये सब हमारे बॉडी को अफेक्ट ही करने लगता है केमिकल्स। ये देखिए है क्या, अब वही साइटोकाइन की वजह से जो हमारा डर्मल लेयर है, डर्मिस लेयर है, वो इन्फ्लाम हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मिटी, हाइपर सेंसिटिविटी हम लोग देखें ना कि मतलब एलर्जन की वजह से नॉर्मली ये उसको मारना था, बट इतना ज़्यादा एग्जैगरेट हो गया, इतना ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगा कि इस कंडीशन में हमारे डर्मिस लेयर पूरी तरह से अफेक्ट होने लगे। और यही कंडीशन एक्जिमा की कंडीशन है कि डर्मिस लेयर में इन्फ्लामेशन होगा, पेनी सब की कंडीशन होना, पेपिल से सब बढ़ जाना, ये है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा की कंडीशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो एडिमा इस कंडीशन में रहता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो साइटोकिन्स आ रहे हैं वो वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो भी जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज़्यादा आ जाते हैं, वेसल से ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। क्रस्टिंग एंड स्केलिंग ड्यू टू प्रूराइटिस एंड स्क्रैचिंग, मतलब वहाँ की जो जैसे स्केलिंग का मतलब क्या है कि ये उखड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ईचिंग होती है कि वो स्क्रैच होने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। पिंक पिगमेंटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ अपर आईलिड एक कॉमन है, जब हमारा आई का स्किन जो है वो उसको कोई एलर्जी अफेक्ट कर दिया जिसकी वजह से हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने लगा। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप हाइपर सेंसिटिविटी को एक बार ज़रूर देख लेना, अलग वीडियो डला हुआ है। सो अगर स्किन इसमें अफेक्टेड है तो वहाँ पे उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये ईयर डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, मतलब कोई एलर्जन ईयर वाले स्किन को अगर अफेक्ट करे, बार बार इरिटेट हो रहा है तो उससे डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग वहाँ के अफेक्ट रही तो ये सब देखने को मिलता है। बम्पी स्किन बैक आर्म एंड फ्रंट ऑफ थाई, बम्पर की ओर उठा उभरा हुआ ये देखने को मिलेगा, फ्रंट में, थाई में, आर्म से सब में देखने को मिलेगा। रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन अराउंड ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर हो रखी है उसके इर्द गिर्द भी रेड कंडीशन रहती है। तो यह क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कुछ रटना नहीं है। जब भी इन्फ्लामेशन ये सब की कंडीशन होती है तो वहाँ पे होता क्या है, स्वेलिंग। आप 4 साइन कार्डिनल साइन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो खुद मैं पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगी। स्वेलिंग ये सब जो हो के रखना, वही सारी कंडीशन है। अब क्योंकि डर्मिस लेयर में है तो कुछ नोड्यूल से सब बनेंगे, मतलब बम्पी जैसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। जहाँ पे इफेक्ट कर रहा है वो बस ध्यान रख लेना। डायग्नोस्टिक की वाले से देखें तो फैमिली हिस्ट्री एंड एटॉपिक डिसऑर्डर, इसमें आपको ध्यान रखना है, यही आपको मेन अलग देखने को मिलेगा। जैसे कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है उसमें एलर्जन नहीं आते। बेसिकली एलर्जन उसमें भी आएंगे, लेकिन इस कंडीशन में जो है वो क्रोनिक कंडीशन रहती है। साथ ही साथ अगर फैमिली हिस्ट्री है वो लीड करता है, बट वही आप इसको पढ़ोगे, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। उसमें कोई भी जैसे सॉप की वजह से इंटेंस टी सेल जो है वो उसमें तुरंत से इनेट इम्यूनिटी उसमें काम करती है, जिसकी वजह से स्किन पे इन्फ्लामेशन ये सब देखने को मिलेगा। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है।
कंप्लीट हिस्ट्री एटॉपिक डिसऑर्डर फैमिली का क्यों ली, क्योंकि ये चांस रहता है, रिस्क रहता है, इसीलिए। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो जो भी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्किन बायोप्सी करोगे ताकि वहाँ के जो सेल्स की जो भी साइटोलॉजी वो आप पता कर सको। एलर्जी स्किन टेस्टिंग, स्किन रैशेस देन फॉर्म ओनली सर्टेन एरिया ऑफ बॉडी आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल। देखो एलर्जी स्किन टेस्ट क्या होता है कि मतलब आपको आप सस्पेक्ट किए कि हाँ ये कंडीशन इसकी वजह से हो सकता है, तो उसको पता करना, उसी चीज़ को एक स्पेसिफिक एरिया पे देना, और वो अगर रहा पॉजिटिव रहा, उसके अंदर वही एलर्जन की वजह से अगर कंडीशन वो आई है, तो वहाँ पे उसके प्रति रिएक्शन, इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्शन शो करेगा। कुछ पैचेस आती है जिसको लगा दिया जाता है। सो कोई भी उनके अंदर रहेगा जिसका सस्पेक्ट है और वही एलर्जन आपने दिया, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वहाँ पे रिएक्शन जल्दी ही शो करेगा। कुछ मतलब 1 से 2 दिन छोड़ दिया जाता है और फिर जो है उस देखा जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप हाइपर सेंसिटिविटी 4 रिएक्शन जो है उसे आप देख सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ डिस्कस की हूँ। मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 इसमें ज़्यादा होता है। टाइप 1 को आप याद करने की कोशिश करो, तो जब भी कोई एलर्जन आया, हमारा जो नॉर्मल मैक्रोफेज है वो लेके गया और ये मतलब जो बी सेल था उसमें आईजीई बनता है, और फिर ये जो है वो मास्ट सेल से जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज करता है। तो ये सारे सिम्टम ये सब देखने को मिलता है। नॉर्मल आप शॉर्ट में पढ़े हो कि नॉर्मल इम्यून रिएक्शन हुआ, ये साइटोकिन सब आया, कंडीशन खत्म। बट अगर आप डीप जानना चाहो तो यहाँ वो भी मैं बता दी हूँ आपको। सो हिस्टामिन की वजह से ही ये ईचिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। जब भी एलर्जी कंडीशन होगी तो नॉर्मल भी आपको पता है कि हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग फील होती है। तो हमें मैनेजमेंट में एंटी हिस्टामिन देना है। माउथ के थ्रू हेल्प विथ ईचिंग पेशेंट हैव एलर्जी, उससे हटाने में हेल्पफुल रहेगा। एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबॉडी फॉर पॉजिटिव कल्चर बैक्टीरियल एजेंट, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो पहले बैक्टीरियल का सेंसिटिविटी देखा जाता है। तो जिस बैक्टीरिया का आया उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं। सेकेंड, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पढ़ लेते। क्या है? एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ स्किन विच कॉज बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट इज नोन एज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कि ये सब एजेंट के कॉन्टैक्ट में आप आए हो जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिल रहा है। वही हमारा जो पहला वाला हम लोग देखे एलर्जी वाला, वो ऐसा भी था, या फिर एटॉपिक वाला कि पहले से अस्थमा सब हो रखी है या फिर फैमिली में है तो ये क्रोनिकली लीड किया, बट इसमें तुरंत से दम देखने को मिलती है। सो कोई भी इटियोलॉजी क्या है, कोई केमिकल की वजह से, एसिड की वजह से, डिटर्जेंट शॉप हो गया, शैम्पू हो गया, ये इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाते हैं कि वो इरिटेट किया जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ये सब हमारे डर्मिस लेयर में देखने को मिला। एलर्जी कुछ इसमें भी होते हैं, बट वो एलर्जन ये नॉर्मल प्राइमरी, जैसे कि प्राइमरी एलर्जन हम लोग किसको बोलते हैं, लाइक डिटर्जेंट हो गया, सॉप हो गया, डस्ट। सो प्राइमरी में कोई भी डिटर्जेंट, सॉप, मतलब ये उससे कम, उससे लेस एग्जैगरेटेड हमारा इम्यून का रहता है। मतलब इम्यून इसमें भी आएंगे बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। फ्रैगनेंस हो गया, पॉइजनिंग हो गया, मेटल्स जैसे कि निकल से, सब जो है वो एलर्जी ही है बट प्राइमरी है। रिस्क फैक्टर अगर देखें तो इंडस्ट्रियल, केमिकल, हेल्थ केयर, डेंटल एम्प्लॉय, उसमें केमिकल सब ज़्यादा होते हैं तो उसके कांटेक्ट में आने से। कुक, अदर हु वर्क विथ फूड, मतलब कई को मसाले से होता है जो, तो ये कुक जो करती हैं उनमें आजकल बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं तो उसके वजह से ये देखने को उन लोगों में रहता है, वो रिस्क में ज़्यादा रहता है। पैथोफिजियोलॉजी इसमें दो बनता है, एक इरिटेंट का और एक एलर्जी जो प्राइमरी है उसका। तो पैथोफिजियोलॉजी इरिटेंट का देखें तो नॉर्मली कोई भी इरिटेंट आया, हमारा जो इम्यून, हमारे बॉडी का सेल्स है जो डर्मिस लेयर में है, वो पकड़ के मैक्रोफेजेस जो है वो उस मतलब ये टी सेल को बुलाएगा, और टी सेल जो है ये फिर टी सेल के आने की वजह से साइटोकिन आए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हमारे डर्मिस लेयर में हो गया। बट अगर एलर्जी जो प्राइमरी था, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लामेशन इसमें देखने को मिलती है। एक्टिवेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इसमें इनेट इम्यूनिटी ही आएगा, मतलब टी सेल ही आएगा, कोई भी एंटीबॉडी ये सब नहीं बनेगा। बट अगर एक्सेप्शन में, मतलब कई बुक में आप देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो सकते हो कि हमारा जो क्यूटेनियस डेंड्राइटिक सेल है इसका क्या काम है, जो कि क्यूटेनियस लेयर में रहता है। इसका काम है कि एलर्जन को टी सेल के पास लेना है, बट इस गलती से म्यूटेशन होने से ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को भी इस कंडीशन में भी शो हो सकता है। सो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे बस इतना ध्यान रख लेना है
कि जो टॉपिक है उसमें बी सेल मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन क्रोनिक हो रहा है, बट इसमें सिर्फ टी सेल ही आते हैं, इनेट आता है। बट अगर क्यूटेनियस जो कि डेंड्राइटिक टी को ले जाना है, इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, इससे गलती हो, तो ये एक्वायर्ड भी इस कंडीशन में भी रेयर केस में रिस्पॉन्स आ सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या देखने को मिलेगा? एचिंग, बर्निंग, इरिदमा, फॉल। इरिदमा मतलब रेडनेस जो कंडीशन मैं पहले ही बता दी हूँ, इचिंग ये सब, बर्निंग ये सब इसमें भी देखने को मिलेगा। क्लोजली बाय एडिमा, पेप्यूल्स, वेसिकल्स ये सब देखने को मिलेंगे। इसमें ऊजिंग की कंडीशन रहता है, ये ध्यान रख लेना आप। एंड वीपिंग, ये क्या कंडीशन है कि मतलब कोई चीज़ जो है वो, वीपिंग का मतलब क्या है? आंसू जैसा, मतलब वो वहाँ से कुछ सिक्रीट होते रहेगा। सो ऊजिंग एंड वीपिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। स्वेलिंग, ब्लिस्टर और ऊजिंग अफेक्टेड रीजन, अफेक्टेड जहाँ पे अफेक्ट हुआ है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुई है, ये सब वहाँ पे देखने को मिलेगा। पेनफुल भी ये रहता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? एग्जामिन करना है स्किन को। अब पैच टेस्ट में क्या होता है? कुछ पैच रहती है और जिसमें आपको सस्पेक्ट है वो मतलब वो एंटीजन, वो एलर्जन रहेगा, और वहाँ पे आप स्किन के पास लगा के बेसिकली कुछ घंटों तक 48 या फिर 72 आवर छोड़ दिया जाता है। और अगर उसी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिया, तो उस कंडीशन, उसमें उस जगह पे जहाँ पे पैच लगा हुआ था, जहाँ पे एलर्जन दिया गया था, वो रिस्पॉन्स शो करेगा कि मतलब वहाँ पे कुछ रेडनेस सब बनी रहेगी। अगर नहीं रहा, उससे उसको कोई एलर्जी नहीं है, सॉप से मेरे को एलर्जी नहीं है, पैच जितना भी रख दिया जाए तो वो कोई भी रिस्पॉन्स हमारा स्किन नहीं दिखाएगा। पता चल गया। तो मैनेज कैसे करोगे? तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन हेल्प टू रिड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को कम करेगी। एंटीहिस्टामिन दे सकते हो, जिसमें कि डाइफेनेड्रामाइन प्रिस्क्राइब टू रिलीव इचिंग की कंडीशन जो है इसे ठीक। क्या मैनेजमेंट दे सकते हो? बेसिकली ये जो हमारा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, अ थिन लेयर ऑफ क्रीम ऑइंटमेंट कंटेनिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी यूज, ताकि कंडीशन जो है वो, जो इन्फ्लामेशन सब हो रखी है वो ठीक हो। ऑइंटमेंट के रूप में भी दिया जाता है। मेडिकेटेड बाथ एट रूम टेम्परेचर प्रिस्क्राइब फॉर लार्जर एरिया ऑफ डर्मेटाइटिस, अगर लार्जर एरिया में पूरा डर्मेटाइटिस हो रखी है तो आपको उसमें उनके बाथ में ही मतलब कुछ उसमें मेडिकेशन डाल दिया जाता है और उन्हें बाथिंग करवा देते हैं, जिससे अब स्किन में हो रखी है तो वो रिलीफ मिलता है। नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये जैसा मैं बताई हूँ कि डर्मेटाइटिस एग्जाम में आता है। पेन एंड इचिंग में भी कंट्रोल्ड विद टॉपिकल मेडिकेशन, वेट ड्रेसिंग, ये सब आपको बताना है कि ये कंडीशन उसे अप्लाई कैसे करना है, सब एजुकेट करोगे आप। इंस्ट्रक्ट पेशेंट अप्लाई एंटी ईच क्रीम लोशन अफेक्टेड एरिया कैसे करना है, कितने टाइम करना है, ये आपको बताना रहता है। इंक्रीज पेशेंट अप्लाई कूल एंड वेट कंप्रेस, जिससे उससे रिलीफ मिलती है। वॉश एंड ड्राई हैंड वेल एंड जेंटली आफ्टर वॉशिंग, जब भी आप उस डर्मेटाइटिस वाले को एरिया को अगर वॉश करते हो, क्रीम ये सब लगाते हो, तो अपने हैंड को वॉश कर लेना है। बिकॉज यहाँ पे टच किए हो, दूसरी जगह पे करोगे तो वो भी अफेक्ट हो सकता है, या फिर अफेक्टेड एरिया पे ज़्यादातर इन्फेक्शन रहने की चांस, बैक्टीरिया सब आ जाने की चांस रहती है। तो अपने जब भी उसको वो केयर करेगा या फिर आप केयर करते हो तो अच्छे से वॉश करना है। अवॉइड हीट सॉप एंड रबिंग ऑफ स्किन, ज़्यादा रब ये सब नहीं करना है। हीट ये सब को ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा, सॉप ये सब को केमिकल वाला यूज नहीं करना है। मेंटेन कोल्ड इन्वायरमेंट टू रिड्यूस इचिंग, कोल्ड इन्वायरमेंट से ज़्यादा, क्योंकि इचिंग की कंडीशन में क्या होती है, ज़्यादा वहाँ पे हीट रहता है, वेसिकल से सब ज़्यादा रेडनेस से सब की कंडीशन है। तो कोल्ड की कंडीशन में कोल्ड, वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन सब देने से वो कंडीशन ठीक रहती है, रिलीफ मिलता है पेशेंट को। नर्सिंग केयर प्लान अगर ये आ गया डर्मेटाइटिस 15 मार्क में, तो आप 2 डर्मेटाइटिस का नर्सिंग डायग्नोसिस लिख कर फिर केयर प्लान बना सकते हो, मतलब वो टेबल फॉर्म में। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट विथ इरिटेंट एंड एलर्जन, ये इसकी वजह से वो क्या रहा है, स्किन की जो इंटीग्रिटी नॉर्मल है वो अफेक्ट हो जाता है, तो इससे बन जाएगा डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू विजुअल स्किन लीजन। स्किन लीजन की वजह से उनकी जो बॉडी का इमेज है वो भी डिस्टर्ब होता है, तो इससे आप बनाओगे। इसको क्या कैसे लिखना होता है बहुत बार डिस्कस हो चुका है, और सारा डिजीज कंडीशन में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने में प्रॉब्लम होती है, ये आपको हर एक डिजीज कंडीशन में मिल जाएगा। और बेसिकली 5 लिखना होता है, 3 आप नॉलेज डिफिसिट ये सबका बना लोगे। कैसे करना है ये सब चीज़ हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, नोट्स में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिजीज कंडीशन डर्मेटाइटिस डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे डर्मेटोसिस, जिसमें इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शियस हमें डिस्कस करना है। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हमें लगता है अगर एग्जाम में आया तो डर्मेटाइटिस ही है, बट इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे आप लिखोगे, बेसिकली इसमें अभी मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ। डर्मेटाइटिस डर्मेटोसिस में आएगा, क्योंकि डर्मेटोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें कि स्किन से
जितनी भी प्रॉब्लम है इसके अंदर हमें डिस्कस कर लेना है। वही मतलब डर्मेटोसिस जो है वो इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी नहीं भी होगी, मतलब डर्मेटाइटिस में आएगा, बट हर एक डर्मेटोसिस में ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लामेशन हो ही डर्मिस लेयर का तो डर्मेटाइटिस नहीं बोला जाएगा। अब इतना सा कन्फ्यूजन क्लियर करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि डर्मेटोसिस में इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शियस कौन सा है, होता क्या है। तो डर्मेटोसिस का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या है, इज ए जनरल टर्म रेफर टू डिजीज इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का डिजीज चाहे कोई भी हो उसको हम लोग डर्मेटोसिस में रखते हैं। इट इन्वॉल्व एनी चेंजेस एनी और ऑल स्किन लेयर नेल हेयर, मतलब इंटीग्यूमेट्री में हम लोग क्या पढ़े, स्किन हो नेल हो हेयर हो, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्यूमेट्री में। तो इससे रिलेटेड कहीं भी चेंजेस हो, कहीं भी डिजीज कंडीशन हो तो उसको ओवरऑल हम लोग डर्मेटोसिस बोल देते हैं। टाइप्स देखें तो वही हमें जो पढ़ना है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मीन्स कि कोई भी अदर पैथोजन हो गया, एंटीजन लाइक बैक्टीरियल वायरल एंड फंगल हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस में किसी और कंडीशन की वजह से, मतलब एक में दूसरे में, ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो बहुत सारा है और हम लोग कॉमन कॉमन चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे एग्जाम में उतना नहीं आता भी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये सारा हम लोग मैं बताऊंगी आपको। कंडीशन अगर देखें तो कंडीशन पहले देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे कि किस टाइप का है। इसके बाद इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम और डायग्नोसिस देख लेंगे। और नॉर्मल सी बात है, ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, अगर बैक्टीरिया से हुई है तो एंटीबैक्टीरियल दे दो, अगर वायरस से हुई तो एंटीवायरल देना है। और अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम कि अगर आपको पेन ये सब देखने को मिल रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो। सो लेप्रोसी क्या है, किसकी वजह से होता है, एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रा इन्फेक्शन। इसके बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में भी डिस्कस किए हैं। इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा हो क्योंकि जो भी इन्फेक्शियस कंडीशन है वहाँ ही हम लोग डिस्कस करके आए हैं। सो इसमें क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका कैसा होता है, इसमें सेंसेशन जो है क्योंकि नर्व को ये अफेक्ट करता है तो सेंसेशन लॉस हो जाती है, साथ ही साथ ब्लिस्टर लीजन देखने को आपको मिलेगा। हर टाइम नहीं, मतलब धीरे धीरे, मतलब कभी बड़ा हो जाता है, रप्चर हो जाता है, ऐसी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। रिपीटेड बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन नो डायग्नोसिस से पता करने के लिए करते हैं, फिर कल्चर सेंसिटिव टेस्ट करके फिर इसके लिए एंटीबायोटिक ये सब चलाया जाता है। चिकन पॉक्स सेकेंड है हमारा, ये इन्फेक्शियस डर्मेटोसिस में, जो कि वैरिसेला जोस्टर वायरल इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है। इसमें इसका सिम्टम क्या देखने को मिलेगी, जहाँ भी वायरस वाली कंडीशन आएगी आप आँख बंद करके फीवर लिख सकते हो, गलती नहीं होगा। कहीं पे एक्सेप्शन हो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। फीवर एंड अदर डिस्कम्फर्ट, क्योंकि इन्फेक्शन है, इम्यूनोलॉजिकल चलेगा हमारे बॉडी में। इरिथमिया, रेडनेस देखने को मिलेगी, स्किन लीजन हो सकता है, साथ ही साथ माइल्ड ईचिंग भी रहती है। डायग्नोसिस कैसे करना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम देख के इसके बाद रूटीन हेमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड टेस्ट करना है, उससे पता चलेगा। थर्ड आता है हमारे पास इरिसिप्लस। इस जो है सॉफ्ट टिश्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बेसिकली सुपरफिशियल लेयर को ये भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इस कंडीशन में, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, द लोकल टिश्यू में भी एग्जिबिट ब्लिस्टर भी इसमें रह सकता है। रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, साथ ही साथ पेन भी, ये पेनफुल रहता है। इसमें भी आप कैसे पता करोगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद आप रूटीन ब्लड टेस्ट करोगे, जो भी बैक्टीरिया आपको पता चल जाएगा। बायोप्सी भी कर सकते हो, स्किन में क्या कंडीशन है उसके साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए। इसके बाद सिफिलिस आता है। सिफिलिस हमें पता है ये एक एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, हम लोग इसे 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो बैक्टीरियल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉज बाय किसकी वजह से होता है, ट्रिपेन्यूमा पैलिडम की वजह से। स्मॉल पेनलेस शोर अपीयर सेक्सुअल ऑर्गन जो भी है, यहाँ तक इनसाइड माउथ भी ये देखने को मिलता है, तो ये इसका कॉमन सिम्टम है। पर्सनल हिस्ट्री लोगी, क्योंकि सेक्सुअल है तो उसके पार्टनर से रिलेटेड ये सब आप पूछोगे। ब्लड एंटीबॉडी टेस्ट करोगे जिससे पता चल जाएगा इस बैक्टीरिया के बारे में। तो ये, और एक आता है हमारा इम्पेटिगो। इससे पहले हम लोग इम्पेटिगो देखें तो मतलब कहने का मतलब ये है या फिर लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉमन इन्फेक्शियस डर्मेटोसिस अगर आ गया एग्जाम में तो आप इसको भी, ये भी इन्फेक्शियस ही है, इसको भी आप लिखोगे। हम लोग देखिए बैक्टीरिया की वजह से होता है।
अब कौन कौन से ऐसे डिजीज कंडीशन है हमारे इंट्यूगोमेट्री सिस्टम में जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब एक पर्सन को है तो वो आप पे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्ने, ये भी हमारे इंट्यूगोमेट्री का है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज सिवेशियस ग्लैंड का है, नोन एज एक्ने। सिवेशियस ग्लैंड में ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से या फिर हेयर फॉलिकल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वो जो सिवेशियस बाहर ऑयली सबस्टांस सिक्रेट करता है वो हो ही नहीं पाता है। बहुत सारे केराटिन ये सब जो है वो हमारे स्किन पे ऐसे मिक्यूल्स की तरह दिखने लगते हैं। इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सोरियासिस, क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज है स्किन का। ये भी अलग टॉपिक है, अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन स्किन का होता है। मैलिग्नेंट मेलेनोमा कंडीशन, कैंसर की कंडीशन। हमें पता है कैंसर एक से दूसरे में इन्फेक्शन, मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, नॉर्मल ग्रोथ होने से होता है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस में आएगा। एलोप्सिया एरिटा, नॉर्मली एलोप्सिया भी बोल सकते हो आप। इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग स्काल्प में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब हेयर पूरी तरह से लॉस, पैचेस में लॉस, बहुत सारे एलोप्सिया आता है। इसके बारे में भी डिस्कस करना है, जैसा कि मैं आपको बताई कि डर्मेटोसिस जो है ये पूरा इंट्यूगोमेट्री सिस्टम का डिजीज कंडीशन के कॉमन हम लोग होल में मतलब बोलते हैं, ये कॉमन एक टर्म है। तो जितने भी आ रहा है वो सब के बारे में आपको देख लेना, बस जान लेना है। ऐसे में जब सारा डिजीज कंडीशन अब पता रहेगा आपको तो ये टॉपिक ऐसे ही आसान हो जाएगी आपके लिए। इसके बाद आता है इस इक्काथोसिस। इक्थोसिस क्या है? Ichthyosis. It is a group of skin condition that cause dry, scaly skin. The patches of skull are usually itchy, rough and red. ये स्काल्प में पैच, ये भी कंडीशन स्किन को भी अफेक्ट करता है, स्काल को भी। इसमें होगा क्या? इची, रफ, रेडनेस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुजली सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्यूटेनियस ड्रग इरप्शन। दीज आर मोस्टली कॉज बाय ड्यू टू एंटीबायोटिक्स कैरेक्टराइज बाय रैशेस, मतलब ड्रग इरप्शन कि किसी ड्रग के वजह से वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, जो भी स्किन है वहाँ पे लेजन, रैशेस सब देखने को मिल रही है। ऊपर उठा, इरप्शन का मतलब क्या है कि ऊपर उबार की ओर आना, तरह दिखना। सो ये क्या है? दीज आर मोस्टली कॉज द एंटीबायोटिक कैरेक्टराइज बाय रैशेस विच आर सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्युलोपेप्यूल्स इरप्शन इसमें देखने को मिलता है। रैशेस आप नॉर्मली ध्यान रखिएगा। अब इटियोलॉजी देखें तो इटियोलॉजी जैसे कि हम लोग कॉमन डिस्कस किए हैं, अब इंटीग्रोमेट्री का जितना है सब इसमें आएगा, बट फिर भी हम लोगों के लिए ज़्यादा जो कॉमन था वो हम लोग देखें। इटियोलॉजी देखें तो ऑटो इम्यून डिजीज की मतलब अपना ही इम्यून अपने ही सेल्स को मार रहा है। सच जैसे कि ये जो विटिलिगो है वो जब वहाँ हम लोग देखे थे, इसमें क्या होता है, मेलानिन जो सिक्रेट होता है मेलानोसाइट सेल के द्वारा, इसमें वाइट कलर मेलानिन हट जाने से पिगमेंट नहीं रहता है, और कहीं मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे, उस एरिया पे जो है वो ये मेलानिन ना होने की वजह से वाइटिश या फिर ब्राउन कलर को दिखने को मिलता है। इन नॉन इन्फेक्शियस है, लूपस हो गया एंड जो भी एलोप्सिया जो एरिएटा है, एक कंडीशन ऑटो इम्यून की मतलब अपने ही इम्यून के द्वारा सेल्स पे जो है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो कि एक नॉन इन्फेक्शियस डर्मेटोसिस की कंडीशन है। इरिटेंट कुछ होते हैं इन सब के लिए, इन सब को कॉज करने के लिए, जैसे कि शॉप हो गया, डस्ट हो गया। जैसे कि आप एक्ने पढ़ोगे तो सेबेसियस ग्लैंड अगर हाइपर सीक्रेट वो कर रहा है तो कुछ डस्ट अगर आए ज़्यादा ऑयली रहने की वजह से तो वो भी जो है एक्ने वगैरह जैसी कंडीशन देखने को मिलता है। फूड प्रोडक्ट हो गया, क्लीनिंग एजेंट, ये सब जो है ये इरिटेंट की तरह मतलब ज़्यादा इरिटेट होने से ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकता है, मतलब एक कॉज बनते हैं, इटियोलॉजी बनते हैं। हेरिडेटरी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी जो है वो भी ये जो है इंटीग्रोमेट्री का कंडीशन लीड करेगा, तो ये नॉन इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट हमारा आता है कुछ रिस्क फैक्टर, मतलब कॉज और रिस्क फैक्टर में क्या डिफरेंस है? कॉज जो कि डायरेक्टली लीड कर रहा है, रिस्क मतलब इन लोगों में ज़्यादा प्रोन है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है, और एक रिस्क वाले कि हाँ इन लोगों में देखने को मिलेगा। तो जो ज़्यादा एज वाले होते हैं या फिर जो ज़्यादा ये एक्सपोज ऑफ ड्रग, नेक्स्ट आता है सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर में है या फिर हाइजीन सही से नहीं है, तो ये सारे कंडीशन जो है वो लीड करता है नॉन इन्फेक्शियस, जो कि मतलब स्किन में अजीब से रैशेस, जैसे कि सनलाइट ज़्यादा, जो हम लोग कैंसर की कंडीशन देखे थे। तो ये हम लोग का था एटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इन्फेक्शियस का हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर लिए, हम लोग अभी देख रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस का। सो ये सारी कंडीशन में भी क्या देखने को मिलती है? रैसेस, जैसे कि डिफरेंट टाइप का इरप्शन हो देखने को मिलना, लेजन इसमें बनते हैं, मिक्यूल, पेस्ट्यूल,
नोड्यूल्स, वेसिकल, ब्लिस्टर, ये सब में क्या डिफरेंस है आप पूछोगे तो इसमें इतना डिफरेंस है कि कोई छोटा होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कुछ कुछ अलग डिफरेंसेस होते हैं। मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी, स्क्रीन को आप पे जो दिख रहा है आपको पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये होते क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइग्निफिकेशन। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। स्किन लीजन कैरेक्टराइज बाय अ स्किन थिकनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा एंड एग्जैगरेटेड स्किन लाइंस। लाइंस जो है वो ज़्यादा मतलब ऐसे हमारा स्किन पैर का आप देखोगे तो नहीं दिखता है, बट ये जो है ज़्यादा स्क्रैचिंग करने से, रबिंग करने से कंडीशन हो जाती है जिससे हमें लैग्निफिकेशन, ज़्यादा पिगमेंटेशन दिखता है वहाँ पे। रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन इन द लोकल टिश्यू, साथ ही साथ इसमें रेडनेस देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। इन्फ्लामेशन में आप रेडर पिलर ये सब जो कंडीशन है वो आप पढ़ाऊंगी मैं पैथोलॉजी में। सो ये सारी कंडीशन जैसा कि मैं आपको बताई कि ये जो डर्मेटाइटिस है वो डर्मेटोसिस में आ सकता है, बट हर एक डर्मेटोसिस में आइटिस वाली, इन्फ्लामेशन वाली सारे साइन सिम्टम दिखे ये जरूरी नहीं है। फीवर एंड रैश आकर बहुत इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डर्मेटोसिस, ज़्यादातर ये फीवर जो है वो इन्फेक्शियस में देखने को मिलता है, बट समटाइम नॉन इन्फेक्शियस में भी देखने को मिल सकता है। सो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट अगर देखें तो डिपेंड करता है कि किसके वजह से हुआ है या फिर यूजुअली का क्या अफेक्ट है, कितना सिवियरिटी है। ऐसे आप मैनेजमेंट के लिए जो कॉमन बातें हैं कि मॉइस्चर रखना है, ज़्यादातर डस्ट की वजह से हो रहा था या फिर ड्राई हो रहने की वजह से ये ज़्यादा और भी वर्स हो जाती है, तो मॉइस्चर रखने से ये कंडीशन में सुधार रहेगी। अगर बाय द वे ये एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और कीमोथेरेपी का क्या मतलब है, आप तो बोलोगे कि नॉन इन्फेक्शियस है मैम। तो देखो, जब भी कंडीशन ऐसी होती है कि किसी इरिटेंट की वजह से हमारे बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन मतलब कोई भी कंडीशन देखने को मिलती है तो ज़्यादा हमारा बॉडी प्रोन हो जाता है कोई भी बैक्टीरिया के लिए, फंगल के लिए, तो उससे बचाने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक, एंटीफंगल का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंसरस का है तो कीमोथेरेपी देना होगा। इसके बाद आता है किरेटोलाइटिक्स, कि मतलब किराटिन ज़्यादा अगर बॉडी में आ जाए, जैसे आप एक्ने में भी पढ़ोगे, तो उसको तोड़ना, वो एक जगह पे ज़्यादा आके ये मतलब इकट्ठा हो गए हैं और उसकी वजह से देखने को आपको पेपिल से सब देखने को ये सब मिल रही है, तो उसे तोड़ोगे तो कंडीशन ठीक होगा। सो एंटीप्रोराइटिक्स दे सकते हो, इसके बाद आप एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हो कि अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो वो ठीक होगी। सो बस इतना ही था हमारे डर्मेटोसिस में। इन्फेक्शन इन्फेक्शस आपको याद रखना है। देखिए आप क्या पढ़े कि इंट्रीग्मेटरी से जितने भी डिजीज कंडीशन है उसको पूरा टर्म को हम लोग डर्मेटोसिस बोलते हैं, जितने भी डिजीज कंडीशन आता है। अब जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रहा है उसको इन्फेक्शन बोलती है, कि मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। वही कुछ ऐसे भी थे जो कि एक पर्सन से दूसरे, जो कि बैक्टीरिया जेनेटिक हो रहे थे, फिर किसी नॉर्मल जो एरिटेंट है लाइक डस्ट, सॉप, ये सब की वजह से होता है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस में आ रहा था। इन्फेक्शियस में आप देख लीजिए क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कॉजेज अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो बैक्टीरियल। साथ ही साथ आप डायग्नोसिस देख ली इसका, अगर एग्जाम में आ गए तो मैनेजमेंट ऑफ एंटीबायोटिक का एक दो नाम अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो लिखोगे, और वायरस की वजह से हो रहा है तो एक दो का एंटीवायरल का आप लिख दोगे। इसके बाद आप नॉन इन्फेक्शियस स्टार्ट कर देना, और जो जो मैं आपको बताई वही सब एक्ने, सब सोरियासिस सब लिखोगे आप। और इसके बाद उसका मैनेजमेंट सब लिखने के बाद आप नर्सिंग जरूर लिखिएगा। और क्या लिखेंगे आप, जो भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, सारे डिजीज कंडीशन के बारे में हमें एजुकेट करना होता है। अगर उनको कोई मेडिसिन चल रहा है तो हमें प्रिस्क्राइब एडमिनिस्टर करना है, साथ ही साथ हाइजीन मेंटेन करके रखना है। तो यही सारी चीज़ें आप कॉमन पढ़े हो आप लिखना जरूर। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन की ओर हम लोग मूव करते हैं, हमें एक्नी पढ़ना है, तो इस ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, तो चलिए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। सो एक्नी क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड आप क्या पढ़े थे याद करो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी डिजीज कंडीशन जानने से पहले थोड़ा सा एनाटॉमी जानना है, इसलिए आपको एनाटॉमी पढ़ाया भी जाता है फर्स्ट सेम से ही। सो ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं, यहाँ से जो हेयर शाफ्ट सब निकल रहे हैं, यहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड है, इससे सीबम सीक्रेट होता है जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है। तो इसका ज़्यादा सीक्रेट होना या फिर ये पाथवे का सही से मतलब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना। सो देखिए क्या है, अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ सिबेसियस ग्लैंड इज नोन एज
एक्नी, इसमें होता क्या है, इट इज एसोसिएटेड विथ हाई रेट ऑफ सीबम सिक्रेशन एंड कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑफ बॉडी। नॉर्मली हम लोग जानते हैं एक्नी, जो आप पिंपल का बात कर रहे हो, तो वो हमें लगता है कि सिर्फ माउथ पे होता है, मतलब फेस पे होता है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है, बॉडी के कहीं भी बॉडी पार्ट पे हो सकता है। ज़्यादातर ये फेस पे तो सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है, बैक पे भी देखने को, नेक, चेस्ट, शोल्डर पे भी समटाइम में देखने को मिलता है। कुछ टाइप्स इसके होते हैं, इसमें सबसे कॉमन है एक्नी वल्गैरिस। इसके बाद आता है एक्नी रोजेशिया। ये क्या है, ये देखिए क्रोनिक स्किन कंडीशन है, मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आप एक मतलब एक दो जो टर्म, मतलब इस टर्म को ध्यान रख लीजिएगा। क्रोनिक स्किन कंडीशन इन फेस टर्न रेड एंड मेक वॉश फेलिंग एंड शोज दैट लुक लाइक एक्नी की तरह ही ये दिखता है, इससे ज़्यादा ये वर्स कंडीशन होता है। एक आता है एक्नी कॉन्ग्लोबाट, ये जो है वो ज़्यादातर मेल पर्सन में देखने को मिलता है। टेस्टोस्टेरोन हाई होने की वजह से कॉमन डेंस, मतलब जो आप ब्लैक हेड या फिर वाइट हेड जो देखने को आपको मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली ये मेल में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होने से 2 या 3 टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो ये देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जब प्यूबर्टी में जो मेल पर्सन है वो आते हैं, जो भी बॉयज़ है, तो ये कंडीशन उनमें देखने को कॉमन है मिलता है। एक्नी वल्गैरिस हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है। सबसे पहले वल्गैरिस का मतलब क्या है, आप सोरियोसिस पढ़ोगे उसमें भी आएगा। तो देखिए ये जो वल्गैरिस है यूनानी वर्ड से मतलब आया है, जिसका मतलब होता है कि मिल्की लाइक सब्सटेंस या फिर वाइट। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, ये एक्नी जब भी आपको पिंपल हुआ है तो कभी आप उसे टच किए थे, उसे फोड़ने का मतलब सबको ये काम करते हैं कि फोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाइट कुछ निकला था वाइट कलर का, तो वो होता क्या है, बेसिकली सीबम जो है वो उसको कुछ बैक्टीरिया जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा पे पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल हमारे लिए हार्मफुल नहीं थे, बट ज़्यादा सीबम आ रहा है, तो वो उसे हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड में टूटता है। हमें पता है फैटी एसिड कैसा होता है, वाइट होता है, तो वही हमें देखने को मिलता है। तो वही मिल्क लाइक अपीयरेंस है, और ये यूनानी में उसी तरह का ये उसका वर्ड का मतलब होता है, इसीलिए इसे एक्नी वल्गैरिस ज़्यादातर कहा जाता है। तो अभी है क्या, इस ये टर्म आपका क्लियर रहा होगा। तो एक्नी वल्गैरिस इज अ कॉमन फॉलिकुलर डिसऑर्डर अफेक्टिंग हेयर फॉलिकल्स कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन डेंस बहुत क्लोज एंड ओपन एंड पेपर्स पेस्ट्यूल नोड्यूल्स एंड सिस्ट हमारे फेस पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये क्या है, जैसा कि फर्स्ट से ही मैं बता रही हूँ कि ये है जो हेयर जो फॉलिकल्स यहाँ पे हैं, टनल लाइक स्ट्रक्चर, इसी से सीबम भी जाता है, केराटिन कुछ। तो इसमें होता क्या है, ओपन और क्लोज का क्या मतलब बोल रहा है कि या तो जरूरी नहीं है, मतलब होता क्या है कि ये ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा केराटिन ये सब आके एक जगह पे जो है वो ये ये पोर जो है वो बंद हो जाता है, मतलब ऊपर किसी वजह से हम लोग आगे देखेंगे कि ऊपर नहीं जा पाता है। अब ज़्यादा जो भी वेस्टेज या फिर जो चीज़ें भी है, सीबम है जो ये केराटिन ये सब आके और यहाँ पे ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि आप एक्नी अभी ही पढ़ के आए हो कि नॉन इन्फेक्शियस है, बट समटाइम होता क्या है कि हम लोग ऐसे पता नहीं था, जब मैं भी थी, जब मेरा भी कंडीशन जब ज़्यादातर प्यूबर्टी में देखने को मिलता है, तो जब भी पिंपल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे फोड़ के और अलग, मतलब हैंड को धोते नहीं और अलग अलग जगह पे टच करते हैं, जहाँ जहाँ आप टच करते हो वहाँ वहाँ ये फैलने का चांस रहता है। तो अभी भी देखने को मिलते, तो उस चीज़ों से आप एटलीस्ट बचना। तो आप बोलो कि मैम ये तो नॉन इन्फेक्शियस है, तो हम दूसरे जगह पे टच करें तो ये क्यों देखने को मिलेगा। देखो होता तो ये नॉन इन्फेक्शियस ही है, बट हमारे नॉर्मल फ्लोरा पे आप माइक्रोबायोलॉजी याद करो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि नॉर्मली ये नॉर्मल फ्लोरा पे कुछ जो होते हैं वो हम लोगों को हार्म नहीं करते, बट ज़्यादा सीबम आने से कुछ अपने ही यहाँ की बैक्टीरिया इसे हाइड्रोलाइज सब करते हैं, मतलब वो इन्फेक्शियस कर देते हैं। तो ये इसको तोड़ेंगे और वही फिर वाइट कलर का फैटी एसिड सीबम को तोड़ के फैटी एसिड सब बना दे रहा है, जिसको कि वाइट हमें देखने को मिलता है। और हमें ये तो क्लोज की कंडीशन रही, ओपन की कंडीशन आप याद करो, जिसमें कि ज़्यादा सीबम आ रहा है, एंड्रोजन ये सब ज़्यादा होने से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जब ज़्यादा आ जाएगा तो जो भी बाहर ऑयली हमारा हो जाता है स्किन, बाहर से डस्ट आएंगे, जो भी बैक्टीरिया सब आ गया, तब तो और प्रोन है तो ये नॉन इन्फेक्शियस, बट
आ गए, ज़्यादा प्रोन हो जाता है तो फिर इन्फेक्शन बन जाता है। तो वही कंडीशन हमें बस देखना है। सो इसमें ये क्लोज और नॉन क्लोज या फिर जो भी नोड्यूल्स बना, ये कंडीशन हमारे फेस पे ज़्यादा देखने को मिलती है। इटियोलॉजी अगर देखें तो एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन की वजह से, मतलब एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल ऑफ ये मेल में होता है, फीमेल में भी होता है, सम अमाउंट में होता है। प्यूबर्टी में अगर ये कंडीशन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा एक लाइक जब भी पीसीओडी की कंडीशन होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो उस कंडीशन में क्या होती है, क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है ये एक्ने की कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से वही सीबम सिबेसिस ग्लैंड पे उसका मतलब उसको वो एक्टिवेट करवा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो सीबम प्रोड्यूस होते हैं, तो वो देखने को मिलता है एक्ने की कंडीशन। सो एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन एनारोबिक बैक्टीरिया कॉज एक्नी, समटाइम जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये भी कॉज करवा सकते हैं। हाई ह्यूमिडिटी एंड स्वेटिंग हो तो भी ये लीड करेगा। साथ ही साथ सर्टन जो कॉस्मेटिक होते हैं एंड लोशन होते हैं उसके वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। पोर को बंद करेंगे ज़्यादा, अब सीबम नहीं आ पाएगा तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल क्रिएटिनाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम, ये जो फॉलिकुलर आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा केराटिन हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जो है रास्ता बंद हो गया, सीबम बाहर जा ही नहीं पा रहा है, नॉर्मली पोर बंद हो गया, तो क्लोज वाला जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगा एक्ने की कंडीशन। रिस्क फैक्टर देखें तो सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। लड़कियाँ तो फिर भी, जो लड़के होते हैं जो बेसिकली 13 से भी स्टार्ट हो गया, ऐसे आप देखोगे 15 से 20 ऐसा रिस्क फैक्टर आप मान लो, तो उन लोगों में उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, इसके वजह से उनमें फिर वही सिबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और उससे ज़्यादा सीबम रिलीज होता है, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। इमोशनल स्ट्रेस हो तो भी हार्मोनल चेंजेस आती है। ओरल कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा ले रहा हो तो ये भी जो है वो नॉर्मली फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करवाने का फिर हार्मोनल चेंजेस करवाती है, जिसकी वजह से इन लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन लोगों में होता है एक्ने ये सब होने का। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, एग्जाम में ही आता है। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, लाइक अब प्यूबर्टी का हम लोग पहले देख लेते हैं। प्यूबर्टी में क्या होता है, हाई एंड्रोजन लेवल टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है। इन सम पेशेंट, नोट ऑल, मतलब सभी में नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी बॉयज़ होंगे सब में ये कंडीशन देखने को ही मिलेगा, बट ज़्यादातर ये रिस्क फैक्टर में है। तो होता क्या है, एंड्रोजन हाई होने से आगे जो कंडीशन है वो दोनों में आएगा, तो पहले इसे भी देख लेते हैं। या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी या फिर पीसीओएस का जो कंडीशन है उसमें ज़्यादा ये एक्ने देखने को मिलता है। कील मुहासे जो आप सुने हो, नॉर्मल इसका यही सिम्टम है, वो बेस हो जाना और ये सब दिखना। अननोन ट्रिगर, समटाइम अननोन भी ट्रिगर रहता है, पता भी नहीं रहता, वो भी करेगा क्या आगे हम लोग देखेंगे। ऑयली कॉस्मेटिक आप ज़्यादा लगा रहे हो जिसकी वजह से डस्ट सब ज़्यादा आपके पोर को क्लोज कर रहे हैं। जेनेटिक, समटाइम जेनेटिक भी होता है, माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहता है। सो ये सबसे होता क्या है, बेसिकली ये चारों जो आप देख रहे हो, हेयर फॉलिकल एपिथेलियल सेल बिकम हाइपर केराटिनाइज्ड एंड और नोट सेड प्रॉपरली, ब्लॉकिंग फॉलिकल आउटलेट। सो ये जो हमारा फॉलिकल है इस ये नॉर्मल जो है वो टूटता है, बट इस कंडीशन में हाइपर केराटिनाइज होने की वजह से, केराटिन ज़्यादा आ जाने की वजह से ना टूटेगा और सही से नहीं टूटेगा, जिसकी वजह से ये जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब ब्लॉक हो जाएगा, आउटलेट का मतलब क्या होता है, एक आप इनलेट पढ़ते हो, एक आउटलेट पढ़ते हो। इनलेट का मतलब अंदर और आउटलेट का मतलब बाहर वाला, तो बाहर जो जाने का है वो क्लोज हो गया, सही से रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पाइलोसिबासियस जो हेयर फॉलिकल है वो, मतलब किसी के वजह से, ये सब के वजह से अफेक्ट होंगे। पाइलोसिबासियस का मतलब क्या है कि जो सीबम है और साथ ही साथ जो हेयर फॉलिकल, मतलब खुलने का जो हेयर का जो ऊपर का रास्ता होता है वो दोनों को मिलाकर बोलते हैं। तो सीबम एंड सेलुलर डेब्रिस डेट इज क्रिएटिन बिल्डिंग इनसाइड फॉलिकल, कुछ नहीं ध्यान रखना है। इस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो पाथवे है, जो भी हेयर सब ये सब जा रहा है, सीबम ये सब जो ऊपर की ओर जा रहा है, वहाँ पे क्लोज कर दिया, ये जा ही नहीं पा रहा है ज़्यादा, ये सब आके यहाँ पे सेलुलर डेब्रिस से सब अंदर का, अब ये रास्ता है नहीं, ऐसे तो बाहर नॉर्मली एक्सक्रीट आउट हो जाते थे, बट ये पोर बंद हो चुका है। अब बंद है तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, केराटिन सब ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो है पेप्यूल्स ऊपर की ओर ऐसे दिखने को मिलता है। सो एक्ने है क्या, नॉर्मली बिनाइन स्किन बग इन्फेक्ट सीबम फिल्ड फॉलिकल हाइड्रोलाइज सीबम फ्री फैटी एसिड, वही जो उजला वाला आपको देखने को मिलता है। सो एक्ने क्या है, नॉर्मली बिनाइन, मतलब ये इस कंडीशन में जो स्किन बग या फिर इन्फेक्ट बोल रहा है, जो मैं आपको बताई थी कि हमारे जो
ये नॉर्मल फ्लोरा है उस पर कुछ बैक्टीरिया सब पाए जाते हैं, तो वैसे नॉन इन्फेक्शियस है, बट ज़्यादा ये सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाने से ये इन्फेक्शियस इसको कर देता है। और ये जो सीबम है उसको फ्री फैटी एसिड में तोड़ता है, जिसकी वजह से आप जब भी उसको फोड़ते हो कील में हंसे को तो उसमें से उजला देखने को आपको मिलता है। तो होपफुली कुछ नहीं, जो पहले से बता रही हूँ कि क्लोज हुआ या नहीं जाने दिया। और वही ओपन की कंडीशन अगर आप देखो यहाँ पे ये जो है वो रेड रेड मतलब ज़्यादा बना, जिसकी वजह से ये एक जगह पे इकट्ठा हो गया। और वही ओपन की कंडीशन हो कि मतलब ज़्यादा सीबम आ रहा है तो ये ज़्यादा हमारा ऑयली फेस हो जाएगा। वैसे तरह से कॉस्मेटिक जो आप ऑयली लगाते हो तो ज़्यादा वो सीबम आ रहा है, जो भी बाहर से डस्ट है, साथ ही साथ जो भी आप डस्ट हो गया और बैक्टीरिया सब आ जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक हेड देखने को मिलता है। एक वाइट होता है जो कि आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा जब क्लोज की कंडीशन रहती है तो, और ब्लैक कब दिखता है जब हमारा पोर ओपन हो, ज़्यादा सीबम सीक्रेट हो रहा है, एंड्रोजन सब ज़्यादा होने की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लोग देख लेते हैं। लीजन स्टार्ट अगर फेस, नेक, बैक, चेस्ट एंड शोल्डर, ऐसे ज़्यादातर फेस में ही देखने को मिलता है, बट इस यहाँ पे भी देखने मतलब रहती है। पिंपल, बम्प्स एंड देखिए मतलब ये फेस पे ही ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है। अगर ये वो जो वाइट हेड्स मैं बोल रही हूँ कि जो अंदर वाली है ये आपको इधर देखने को मिलेगा, बट ब्लैक वाला ज़्यादातर फेस में, क्योंकि फेस ही जो है वो ज़्यादा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, वहाँ पे बैक्टीरिया सब आ जाएगी। बट जो नेक बैक का वो आपको क्यों नहीं पता पाता है वो पिंपल जैसी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट सिर्फ ऊपर की ओर ऐसा समझो कि उठा हुआ दिखेगा। यहाँ पे कोई डस्ट वस्ट का इतना कंडीशन नहीं आता है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन मतलब समटाइम यहाँ भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ ट्रांसपेरेंट वाला वाइट वाला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है पिंपल, बम्प्स, नोड्यूल में आल्सो डेवलप फेस, यही तो इसका मेन सिम्टम है। इरिथमेटस, पेस्ट्यूल, सिस्ट सब देखने को मिलता है। रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन अराउंड इरप्शन, जहाँ पे इरप्शन हो रखी है उसके अराउंड में रेडनेस, इन्फ्लामेशन ये सब रहता है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है एक्ने वल्गैरिस का, तो ये भी कोई पूछने की बात है। आप बोलो कि मैम इसका क्या डायग्नोसिस करना, देखते हैं किसी का फेस पता चल जाता है तो आईना देखते खुद का पता चलता, तो हाँ वैसे ही डायग्नोसिस इसका मेन है। बट कुछ और भी चीज़ें, सिवियरिटी किसका कैसा है और पता करने के लिए कुछ टूल्स आते हैं, कुछ स्केल आता है, याद रखिएगा आप इसके बारे में। कुक एक्नी ग्रेडिंग स्केल, इसमें जो है वो मतलब इसमें स्कोरिंग रहता है, जिसमें अगर 0 देखने को मिला, अलग अलग मतलब जब भी स्केल आप देखते हो तो क्या देखते हो, पेन स्केल का देखे हो कि 1 से मतलब क्या कंडीशन है वो अपने आप में बताएगा, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहता है। 0 वाला जो रहता है वो लेस सीवियर कि मतलब एक्नी आया है बट उस नहीं है उतना सीवियर की कंडीशन, ठीक है ठीक हो जाएगा। बट अगर 8 की कंडीशन में आ रहा है, बहुत सारे क्राइटेरिया इन्फ्लामेशन सबको देखा जाता है, तो वो वर्स्ट मोस्ट सीवियर की कंडीशन है। एक लीड एक्नी ग्रेडिंग स्केल आता है जिसमें हेल्प टू कैटेगराइज इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फ्लामेटरी लीजन को इसमें देखा जाता है। इसमें ग्रेड रेंजिंग जो है वो 0 से 10, 0 मतलब ठीक ठाक कंडीशन है और 10 जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट आता है पिल्सबरी ग्रेडिंग स्केल, जिसमें सो ये क्या करता है, इट हेल्प टू डिटरमाइन सिवियरिटी ऑफ एक्नी वल्गैरिस रेंजिंग। इसमें जो है वो 1 से 4 रहता है, 1 लीस्ट है और 4 मोस्ट सिवियर है। जैसे आप पेन का भी देखो ना, अलग अलग स्केल है, वैसे एक्नी को भी मतलब ग्रेड देने के लिए, पता करने के लिए कितना सीवियर है, सब स्केल आते हैं। अब पता चल गया कितना सीवियर है सब, अब जान जाओगे तो फिर आपको मेडिकल मैनेजमेंट की ओर मूव करना है। मेन एम रहता है टू रिड्यूस और एलिमिनेट लीजन, प्रिवेंट स्कार, सबसे ज़्यादा स्कार होने की चांसेस रहती है तो वो स्कार ना हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन उसकी वजह से और प्रूवन ज़्यादातर पेशेंट मतलब जिनको होता है वो हो जाते हैं, तो सबसे बचाना। रिड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस की मतलब ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है, साथ ही साथ जिसमें एक्नी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा, फिर लड़कियां भी मतलब ज़्यादातर इमोशनल हो जाते हैं, उनका फेस अपीयरेंस खराब दिखने लगता है, तो वो सबसे आपको बचाना है। इसके लिए बेंजिल पेरोक्साइड हेल्प टू रिड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्नी, डिप्रेस प्रोडक्शन ऑफ सीबम, साथ ही साथ डिप्रेस भी करेगा और ये जो बैक्टीरियल कंडीशन है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा कम करने में। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी है और साथ ही साथ जो ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कम करने में ये माइल्डली इफेक्टिव होता है। कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी इसमें है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमेंट, जो ब्लैक एंड वाइट हेड्स की जो मैं बात कर रही थी, समटाइम अगर ऐसे ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हटाना पड़ता है सर्जिकली। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर आप ठीक नहीं करोगे तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑयली ज़्यादा है तो कोई भी बैक्टीरिया ज़्यादा फिर प्रोन हो जाएगा वो पर्सन। डीप स्कारिंग जो कि देखने को मिलता है ज़्यादातर अभी भी जो लड़कियां होते हैं वो उनमें पहले कभी हुआ था तो स्कार एकदम से बन जाता है, ठीक ही नहीं होता है। इमोशनल डिस्ट्रेस होने की चांसेस रहती है, मतलब फेस पे ऐसी कंडीशन हो तो वो सही से किसी से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते।
प्रिवेंशन कैसे करोगे? ठीक है, हम लोग भी हैं और या फिर अपने अब आप इससे पार कर चुके हो, बट अभी भी कुछ-कुछ देखने को मिलता है। तो ये जैसे अपने भाई या फिर सिस्टर, ब्रदर जो भी है उसको कैसे आप कहोगे कि ये ठीक प्रिवेंट कैसे करना है? तो वॉश फेस ट्वाइस डेली बोलना है कि ये कम से कम दिन में 2 बार फेस को वॉश करें, ताकि जो भी ऑयली जो है उसकी वजह से डस्ट ये सब आके ये कंडीशन ना कॉज करे। अप्लाई टॉपिकल ट्रीटमेंट, अगर पॉसिबल है तो टॉपिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक या फिर जो नॉर्मल आजकल बहुत आते हैं, वैसे डॉक्टर से हमें एडवाइस लेना चाहिए, वो हम हमारे स्किन के अकॉर्डिंग बताते हैं ताकि हो ही ना ये कंडीशन। अवॉइड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग सॉप एंड केमिकल, जिसके वजह से मतलब ये सारे कर क्या रहे थे, जो हमारा नॉर्मल जो सीबम आने का जो पोर है उसको अगर क्लोज कर दिए तो फिर वो जो क्लोज वाला था वो लीड कर रहा था। तो बोलना है कि ऐसा कोई भी केमिकल इसीलिए तो हम लोग चाहे बॉडी पे कैसा भी कोई भी जाके सॉप लगा लेते हैं, बट हमारे फेस के लिए हम लोगों को सोच समझ के ये लगाना चाहिए, क्योंकि ठीक है नॉर्मल इधर तो ठीक भी हो जाएगा बट हमारा फेस खराब दिखने लगता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जिससे हाइड्रेटेड रहे। नर्सिंग डायग्नोसिस एक्ने वल्गैरिस आता है तो मैं आपके लिए 2 लिख दूँ, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का बना सकते हो, साथ ही साथ डिस्टर्बेड बॉडी इमेज रिलेटेड टू इलनेस, जो भी अस्कार ये सब हो रखी है, इसका नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के आप केयर प्लान बना देना। तो होपफुली ये टॉपिक आपका क्लियर रहा होगा। एक्ने वल्गैरिस अच्छा टॉपिक है और हम लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ था, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आया पढ़ने में। अगर हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलर्जीज, लेकिन वीडियो बड़ा हो गया है तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। 4-5 डिजीज कंडीशन बचा है और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इन सबका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स का फीचर मैं पहले भी बता दी हूँ कि आईएनसी का जितना भी टॉपिक है अभी पास होने तक के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इंपॉर्टेंट है, उसे आप कंप्लीट करो। कैसे आपको मतलब बोलोगे आप कि कैसे आपको पता चला मैम, जैसे सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन हुआ है उसका 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो। पीडीएफ में मैं ये इंक्लूड कर दी हूँ ताकि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। साथ ही साथ एग्जाम टाइम पे बहुत रहता है कि क्या पढ़े, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैं उसमें डाल दूँ। नोट्स पेड है बट अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सच में ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ टर्म ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे डर्मेटाइटिस आता है, इसमें आप टॉपिक एंड जो कॉन्टैक्ट है नाम से ही समझ में आ जाता है। एलर्जिक एक्जिमा की कंडीशन और एक कॉन्टैक्ट, जिस कॉन्टैक्ट होने से नॉर्मल एलर्जन की वजह से। इसके बाद इसमें आएगा एक्नी, अभी तक के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोरियासिस इंपॉर्टेंट है, इसके साथ स्किन कैंसर और एलोपेशिया, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड्स।